आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंटों के लिए जो अपने पेडागोजी वाले सेक्शन में, यानी जो अपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में भौतिक विज्ञान शिक्षण सेलेक्ट किए हैं। देखो ध्यान से सुनना, यदि आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, अभी सेकेंड सेमेस्टर में हो, या फिर आप महाराजा सुहेलदेव जो नई यूनिवर्सिटी बनी आजमगढ़ में स्थित है इससे बीएड कर रहे हो, या इससे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हो, या फिर किसी यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हो, बस बात ये होनी चाहिए कि आपके जो सब्जेक्ट में, आपके जो सिलेबस में भौतिक विज्ञान शिक्षण होना चाहिए। सबके लिए क्लास इंपॉर्टेंट, तो पूरे पेशेंस से, पूरे धैर्य से क्लास को देखिएगा। आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। देखो ये एक ऐसा लेक्चर है जिसमें हम सभी टॉपिकों को कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद एक और मैं लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे और आपका मेरे भाई फिजिकल साइंस पेडागोजी बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट हो जाएगी। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पूरे दिल के साथ कि आप लोग बस पेशेंस के साथ एक एक पॉइंट को सुन लो, समझ लो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस को हम लोग कवर करने जा रहे हैं पेशेंस से। तो आप ईमानदारी से पूरी क्लास को देखिएगा और समझिएगा। आपका एग्जाम भी नजदीक है। देखो थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए क्लासेज बंद थी, अभी क्लास कंटिन्यू होगी। ठीक है, ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए। अभी मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपका क्लियर करूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो भौतिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस या फिर टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस में हम लोग पढ़ते क्या है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। देखो ध्यान से सुनना, इसमें हम किसी न्यूमेरिकल को, इसमें हम किसी इक्वेशन को या फिर किसी थ्योरी को नहीं सॉल्व करेंगे या फिर किसी थ्योरी को प्रूफ नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इसमें एक थ्योरी बेस्ड पे भौतिक विज्ञान को हम लोग उसके अर्थ को, उसकी मीनिंग को, उसके प्रकृति को, उसके नेचर को, ठीक है, और उसके मेरे भाई के माध्यम तरह तरह के स्तरों पर उनका क्या उद्देश्य होना चाहिए, पढ़ाते समय बालकों में किस तरीके का कैरिकुलम डिजाइन करते समय इनके क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए भौतिक विज्ञान के, इन सब पॉइंटों को हम लोग इसके अंतर्गत कवर करेंगे। तो ये मत बाद में कंफ्यूज होइएगा कि सर जी इसमें क्या हमें न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं पढ़ना। नहीं, आप ये पढ़ रहे हो शिक्षण शास्त्र पेडागोजी, तो इसमें आपको न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं पढ़ना। आपको सिर्फ ये पढ़ना कि आप लोग उस सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज कैसे जान सकते हो, बच्चों को पढ़ा कैसे सकते हो, कैरिकुलम डिजाइन करते समय क्या क्या चीजें हमें इसमें अडॉप्ट करनी चाहिए, शिक्षण शास्त्र में ये कवर करना रहता है। अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि हमें फिजिकल साइंस में पढ़ना क्या आखिर है। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते। थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्लास होगी, तो अगर बोरिंग फील करना तो मेरे भाई तब भी क्लास को देखिएगा, क्योंकि क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले विज्ञान का अर्थ। ठीक है, देखो आपको पता है विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? लैटिन भाषा के साइंटिया से, जिसका अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान। विज्ञान शब्द का एक अर्थों में कहें अर्थ क्या होता है विज्ञान शब्द का, तो कह सकते हैं नॉलेज, ज्ञान। और इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो भैया लैटिन भाषा क्या, लैटिन शब्द के साइंटिया से उसकी उत्पत्ति हुई है। अब उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखो, हम लोग शुरू में साइंस की डिफिनेशन पढ़ा करते थे, ठीक है, और एक तरीके से हम लोग कंठस्थ याद कर लिया करते थे कि किसी वस्तु के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो उसी प्रकार देखो विज्ञान आखिर होता क्या है? तो विज्ञान को वैज्ञानिक तथ्यों को एक संगठित समूह कहा गया है। जो आपका साइंस है वो कई वैज्ञानिक तथ्यों का एक संगठित समूह, जो भी मेरे भाई वैज्ञानिक एक तरह तरह का निरीक्षण करते रहते हैं, उन सब तथ्यों का एक तरीके का समूह को हम कह सकते हैं साइंस। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। देखो ध्यान से सुनना, और कभी कभी विज्ञान को एक विधि माना जाता है, एक टेक्निक माना जाता है, एक मेथड माना जाता है जो समस्त समस्याओं को हल कर सकती है। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिक इसको सिरे से नकार देते हैं। वो कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि जो विज्ञान है हर समस्या का समाधान ही कर दे, लेकिन हर समस्या के समाधान को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करता है साइंस। तो साइंस को अगर हम कहें इसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है, तो विज्ञान जो होता है वैज्ञानिक तथ्यों का एक संगठित समूह है। ठीक है, जितने भी वैज्ञानिक तथ्य हैं, वैज्ञानिक मेरे भाई फॉर्मूलेज हैं, वैज्ञानिक थ्योरीज हैं, उनका एक संगठित समूह को हम साइंस कह सकते हैं, विज्ञान कह सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट आपकी क्लियर हो गए, विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के अर्थ क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, विज्ञान की प्रकृति को हम समझते हैं। देखो आप सब लोग जितने भी यहाँ पे बीएससी करके आए हो, आप फिजिक्स वगैरह पढ़ के आए हो, बायोलॉजी पढ़ के आओ, मैथमेटिक्स पढ़ के आओ, अपने अपने सब्जेक्ट में सब लोग प्रचंड हो, सब लोग मेरे भाई एक तरीके से ज्ञाता ही हो। लेकिन आप पेडागोजी पढ़ रहे हो ना, तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा उन सब्जेक्ट के बारे में जब रिलेट कर लोगे ना, तो अपने एग्जाम में अच्छा लिख पाओगे। ठीक है, चलो अब विज्ञान की प्रकृति को हम समझते हैं। नेचर ऑफ साइंस क्या होता है? देखो जो आपका साइंस है उसमें संप्रत्यय, कहोगे सर जी संप्रत्यय क्या होता है? तो संप्रत्यय को हम कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो विज्ञान में संप्रत्यय, सिद्धांत और नियमों का समावेश होता है। जो आपका साइंस होता है उसमें कॉन्सेप्ट, उसमें प्रिंसिपल्स, उसमें रूल जो होते हैं उनका मेरे भाई एक तरीके से समावेश होता है। ये इसकी प्रकृति है। विज्ञान प्रकृति के नियमों, घटनाओं को जानने का एक प्रयास है। जो आपका साइंस है, जो आपके प्रकृति के जो नियम है, कब बारिश होगी, कब बारिश नहीं होगी, बारिश का एक चक्र होता है। ठीक है,
आपकी जो भी इन्वायरमेंट है और घटनाएं, जो भी आपकी ब्रह्मांड में घटनाएं होती हैं, उन सबको हम किसके माध्यम से जानते हैं? तो कहोगे सर विज्ञान के माध्यम से जानते हैं। तो विज्ञान प्रकृति के नियमों, घटनाओं को जानने का एक प्रयास है, ठीक है। चलो, और जिसमें वैज्ञानिक कल्पना और सृजनात्मकता सम्मिलित है। देखो ध्यान से सुनना, हम विज्ञान की प्रकृति को डिस्कस कर रहे हैं, और विज्ञान की प्रकृति में मेरे भाई नॉर्मल सी बात है कि कोई भी चीज का इनोवेशन या फिर कोई चीज का हम आविष्कार कब कर सकते हैं? जब वैज्ञानिक अपनी कल्पना, अपने सृजनात्मकता पर जोर देंगे। तो ये सब सम्मिलित किसमें? कल्पना और सृजनात्मकता सम्मिलित है विज्ञान की प्रकृति में। एक तरीके से ये विज्ञान के नेचर है। अब उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ वैज्ञानिक है, कुछ दार्शनिक, कुछ शिक्षाविद इसके प्रकृति के बारे में क्या कहते हैं, कि विज्ञान की प्रकृति को पहचानने के कुछ मेरे भाई कुछ पॉइंटें बताएं, उनको समझो। देखो, विज्ञान अवलोकन प्रयोग अनुभविक प्रमाण पर आधारित है। जो आपका साइंस है वो अवलोकन प्रयोग करके हम इसको कोई भी चीजें को प्रूव करते हैं। तो ये इसकी एक प्रकृति हो गई। देखो, विज्ञान अस्थायी किंतु अंतरिम है। देखो ध्यान से इस पॉइंट को सुनना। नवीन परमाणु की उपलब्धता पर पुराने नियम बदल जाते हैं। देखो ध्यान सुनना, पहले क्या होता था, हम ये मानते थे कि जो हमारी पृथ्वी है वो सेंटर में है ब्रह्मांड के, लेकिन बाद में आपका जो मेरे भाई कोपरनिकस वगैरह विचारधाराएं आई वो इसको सिरे से निकाल देती हैं, कहीं नहीं, जो आपका सूर्य है वो केंद्र में है। तो इस प्रकार से जो आपके पुराने नियम है वो बदलते भी रहते हैं। साइंस में जब नए नियम परमाणु के माध्यम से, प्रमाणित माध्यम से नए नियम आते हैं, और उसी नियम के हिसाब से नए ज्ञान का सृजन भी होता है। तो उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को भी समझोगे कि नवीन परमाणु की उपलब्धता पर पुराने नियम बदल जाते हैं। एग्जांपल से भी समझाने का प्रयास किया हूं। आइए देखो, विज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी सन्निहित है। जो आपका साइंस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरीके से कि बुक लैंग्वेज दिया जा रहा है, बुक आपको पढ़ाई जा रही, नहीं। जो आपका साइंस है वो आपका सोशल, आपका जो कल्चर है उसको भी मेरे भाई डेवलपमेंट करता है, उसमें भी ये आपका सहायक है, ठीक है। चलो, आप कहोगे सर जी कैसे सोशल और कैसे हमारा की कल्चर डेवलपमेंट करता है? जैसे अभी मान लो आप मान लो, ध्यान से सुनना, अभी आप भारत में हो और मेरे भाई साइंस के माध्यम से आप ब्रिटेन वगैरह के कल्चर को सीख सकते हो कि नहीं, अडॉप्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं सर। तो साइंस जो है मेरे भाई एक दूसरे को रिलेट भी करता है, हमारे संस्कृत को, हमारे कल्चर को दूसरे तक मेरे भाई की भेजता भी, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं साइंस के माध्यम से। अब जो अगली पॉइंट है इसको थोड़ा सा समझिएगा, इसको मैं ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया हूँ, यहाँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, एक भ्रांति बस हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें समस्त समस्याओं को हल किया जा सकता है। ये इसकी एक प्रकृति है। देखो साइंस में ऐसा जरूरी नहीं कि जो भी समस्याएं हैं उनका हल ही हो जाए, नहीं। साइंस का एक ऐसा मेरे भाई नियम भी होता है कि हम उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि उन समस्याओं को हल ही कर ले। तो ये एक भ्रांति बस हम ये कह लेते हैं कि अगर साइंस है तो कोई भी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। अगर साइंस है तो हम किसी भी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि समस्या का हल हो ही जाए। तो ये भी इसकी प्रकृति है। अब उम्मीद करते हैं मेरे भाई साइंस की प्रकृति को समझे होंगे, साइंस के अर्थ को समझे होंगे। विज्ञान मेरे भाई के शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? हम सबको पता है लैटिन शब्द के साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अब इसके प्रकृति को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब जो इंपॉर्टेंट आने जा रहा है उसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है कि मानव जीवन में परिवर्तन लाने वाली खोज। आप लोग अब क्लास पे ध्यान दो मेरे भाई, ध्यान पूर्वक क्लास पे ध्यान दो। और हाँ, एक बात मैं फिर कह दूं कि जो बच्चे लगातार मैसेज करते कि सर क्लासेज नहीं हो रही, क्लासेज नहीं हो रही, थोड़ी सी तबीयत खराब थी, गला बिल्कुल खराब हो गया था, तो मेरे भाई थोड़ा सा आप लोग मैनेज किए, उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, ऑनलाइन क्लासेज में बच्चे थोड़ा पेशेंस खो देते हैं कि अब क्लास नहीं होगी क्या, नहीं। अगर जैसी ही मेरी तबीयत ठीक हुई मैं क्लास तुरंत लेने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, अब मानव जीवन में परिवर्तन लाने वाली कुछ वैज्ञानिक खोजें, आप देखो इसके बारे में हम लोग डीप में नहीं अध्ययन करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानते रहेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि गुरुत्वाकर्षण की विवेचना करो, गुरुत्वाकर्षण किसने दिया था, या फिर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण की विवेचना करो। इसी प्रकार विद्युत के बारे में आप क्या जानते हो, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको पूछ देता है आपके पेडागॉजी वाले सेक्शन में। इसको हम लोग कवर करेंगे। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो है अगर नए जुड़ेंगे तो उनको कन्फ्यूजन होगी। देखो अब हम लोग कवर कर रहे हैं कि भौतिक विज्ञान शिक्षण। ध्यान से सुनना कि टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। अब देखो टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस में हम पढ़ते क्या है आखिर, तो हम ये पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के नेचर क्या होते हैं, भौतिक विज्ञान की प्रकृति क्या होती है, भौतिक विज्ञान को क्लास में पढ़ाते समय हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, मेन तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान के पढ़ाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, भौतिक विज्ञान की मीनिंग क्या हो सकती है, ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग पेडागॉजी वाले सेक्शन में कवर करते हैं। अब उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ गए होंगे। इसमें हम किसी नियम, किसी थ्योरी को नहीं पढ़ते, ठीक है। आइए
अब आगे आगे चलते हैं। देखो ध्यान से सुनना, कुछ हम लोग यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक खोजों को हम लोग कवर करेंगे, तो आप लोग पेशेंस के साथ पूरा अच्छे से मेरे भाई ध्यान से क्लास को देखिएगा। देखो विज्ञान में समय समय पर महत्वपूर्ण खोज हुई है। हम सबको पता है पहले हम लोग किससे बैलगाड़ी से चलते थे, अब हम लोग दोपहिया से मोटरसाइकिल से चलने लगे। तो ये समय समय पर जो विज्ञान है, जो आपका साइंस है, वो तरह तरह के इनोवेशन करता रहता है, नवाचार करता रहता है, जिन्होंने मानव समाज पर्यावरण में नवीन विचार प्रस्तुत किए हैं और प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करके सहज और सरल बनाया है। जो आपका साइंस है, पहले क्या होता था, अगर मान लो लोग कहते थे कि हमको 40 किलोमीटर जाना है तो बहुत सारे समय लग जाते थे, हम लोग बैलगाड़ी से या फिर पैदल भी जाते थे। अब क्या होता, 2 चक्का स्टार्ट किए और आधे घंटे में 10 मिनट में, कुछ लोग तो 10 मिनट में पहुंच जाते हैं ज़्यादा स्पीड करके। तो क्या होता है, ये समय समय पर हम नई नई चीज़ों का खोज करते हैं और हमारा जीवन सरल बनता है। यही है साइंस का एक तरीके से मुख्य उद्देश्य भी होता है कि हमारे जीवन को सरल बनाना। लेकिन अभी क्या है कि एक तरीके से साइंस एक तरीके से मेरे भाई हमारी पृथ्वी के लिए हानिकारक भी हो गया है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें खोज कर करके। ठीक है, उन सब पे नहीं जाएंगे हम लोग, प्रदूषण वगैरह पे। अभी यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट जो आपका खोज है वो क्या है मेरे भाई, कोपरनिकस विचारधारा। अच्छा, कोपरनिकस विचारधारा क्या है, इसे तो समझना। देखो सन 1543 में पोलिश राज्य के खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने यह सिद्धांत स्पष्ट किया कि सूर्य एक गतिहीन ढांचा है। 1543 में जो कोपरनिकस है वो बोले कि भैया जो सूर्य होता है वो मूव नहीं करता, वो एक स्थिर है। सूर्य प्रणाली केंद्र में स्थित है और जिसके चारों ओर मेरे भाई ग्रह घूमते रहते हैं। लेकिन इसके पहले क्या था, इस सिद्धांत के पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी आपका केंद्र में है और ब्रह्मांड मेरे भाई जो आपका इसके चारों तरफ सभी लोग घूमते वगैरह रहते हैं, लेकिन पृथ्वी सेंटर में होती है। लेकिन 1543 के बाद यानी कोपरनिकस के सिद्धांत से यह स्पष्ट कर दिया कि नहीं भैया, पृथ्वी भी मूव करती रहती है, जो आपका सूर्य है वो मेरे भाई केंद्र में रहता है। इसके बाद बिग बैंग थ्योरी वगैरह आई, उसकी बात भी हम लोग बाद में कर लेंगे। देखो ये आप लोग समझे कोपरनिकस विचारधारा क्या होती है। एग्जाम में पूछे तो आप लिख के आओगे कि 1543 में पोलिश राज्य के मेरे भाई खगोल विज्ञानी कोपरनिकस ने यह सिद्धांत का प्रतिपादन या फिर सिद्धांत को स्पष्ट किया कि आपका जो सूर्य है वो मेरे भाई सेंटर में स्थिर है और जिसके चारों तरफ आपके पृथ्वी, जो बुध हो गए, शुक्र हो गए, ये सब तरह तरह के जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। अब आ जाओ गुरुत्वाकर्षण पे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहते हैं भैया कि गुरुत्वाकर्षण प्रतिपादन किसने किया था, हम सबको पता है, न्यूटन। देखो न्यूटन एक ब्रिटिश गणितज्ञ व भौतिक शास्त्री थे जिन्हें संसार का महानतम वैज्ञानिक कहा जाता है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, देखो 2 वस्तुएं हैं, 2 पिंड हैं, वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किस बल के माध्यम से, तो हम कह सकते हैं ग्रेविटी के माध्यम से, गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से। अब देखो यहाँ पे सूर्य है, इसके चारों ओर मेरे भाई ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, एक तरीके से सूर्य से जुड़े हुए हैं। किसके कारण, तो हम कह सकते हैं सजीव गुरुत्वाकर्षण के कारण। अभी यहाँ पे थोड़ा सा और समझो, देखो गुरुत्वाकर्षण को बताऊं। अभी मान लो यहाँ पे देखो ये पेड़ है, हम शुरू से ये समझे हैं कि यहाँ पे मान लो अमरूद, आम का यहाँ पे पेड़ लटका है, तो ये बताओ अगर टूट गया यहाँ से तो इन धरती पे ही जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, तो धरती पे इसलिए जाता है क्योंकि मेरे भाई धरती के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया जो अपनी ओर कोई वस्तु को आकर्षित करता है। तो ये किसने दिया था, आपके महान वैज्ञानिक, ब्रिटिश वैज्ञानिक न्यूटन साहब ने दिया था। इसके बारे में भी आप लोग जानते रहिएगा। उसके बाद विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, हमको पता है हमारे जीवन को जो सबसे ज़्यादा आसान बनाई है वो है मेरे भाई विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। पहले क्या होता था, हम लोग डेवरी के सामने यानी ललटेन वोल्टेम के सामने बढ़ते थे। जब से इलेक्ट्रिसिटी आ गई, हम तरह तरह की चार्जर लाइट हो गया, इन्वर्टर हो गया, उसके बाद एलईडी वगैरह हो गया, इन सब से अपनी पढ़ाई करते हैं। तो विद्युत जो है वो हमारी लाइफ को और आसान और सरल बना दिया है। ठीक है, देखो अब तो मेरे भाई की बैटरी वाली की वो स्कूटी वगैरह भी आने लगी हैं, तो उस पर भी आप लोग समझते रहिए। अपने एग्जाम में ये सब विद्युत के बारे में लिख के आइएगा अगर पूछता है तो। देखो महान वैज्ञानिक फैराडे के योगदान से विद्युत ने वर्तमान युग में मानव जीवन को सरल व सहज बनाया है, उसके कार्यों को गति प्रदान किया है। हम सबको पता है विद्युत के माध्यम से हमारा जीवन सच में सरल और स्पष्ट बन सका है। हम अपने जो भी हमारा नए नए अगर चीज़ों को उत्सुकता है किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, तो विद्युत के माध्यम से हम उस चीज़ों को जान भी सकते हैं, एक तरीके से समझ भी सकते हैं। घर बैठे बैठे हम लोग न्यूज़ समाचार किसके माध्यम से सुनते हैं, कहोगे सर हम तो ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुनते हैं, नहीं, लेकिन उसका मुख्य स्रोत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ही है। अब उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखो अगला मेरे भाई खोज क्या है, विकासवाद। ठीक है, विकासवाद के प्रतिपादक कौन है, कह सकते हैं इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो मेरे भाई महान डार्विन। देखो क्या कहते हैं, डार्विन एक ब्रिटिश प्राकृतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विकासवाद सिद्धांत को 1859 में सिद्ध किया और यह धारणा स्पष्ट की कि पृथ्वी पर जीवन कैसे विकसित हुआ।
ठीक है। और इन्होंने मेरे भाई विकासवाद के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में बताया था। कौन, किसने बताया था? डार्विन ने। किस सन में बताया था? तो 1859 में बताया था। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद लुई पाश्चर, हम सबको पता है मेरे भाई, जो लुई पाश्चर जी हैं ये कितने महान वैज्ञानिक है। इन्होंने एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो हमको मान लो अगर कुत्ता उत्ता काट लिया तो उसके लिए जो इंजेक्शन लगते हैं उनका प्रतिपादन किसने किया था? तो लुई पाश्चर जी ने ही किया था, ठीक है। देखो, लुई पाश्चर फ्रांस के एक केमिस्ट थे जिन्होंने 1860 के दशक में जीवाणु बैक्टीरिया पर कार्य प्रारंभ किया। उस समय किसी को यह ज्ञान नहीं था कि रोग किन कारणों से होते हैं, ठीक है। देखो, हमको ये तो पता चल जाता था कि हाँ इनको ये रोग है, इनको वो रोग है, लेकिन किस कारण से होता था किसी को नहीं पता था। लेकिन जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है, ये किसने बताया था? तो महान मेरे भाई वैज्ञानिक लुई पाश्चर साहब। देखो, उन्होंने ज्ञात किया कि जो रोग होते हैं सूक्ष्म जीव से होते हैं तथा जीवाणु गर्मी और रोगाणुनाशक दवाइयों से मारे जाते हैं। और ये किसने बताए थे? लुई पाश्चर जी बताए थे। देखो, इस खोज के समस्त डॉक्टर ऑपरेशन करने के पूर्व उपकरणों तथा हाथों को अच्छी तरह से धोने व साफ करने लगे, क्योंकि हमारे हाथ में जीवाणु या फिर जर्म्स वगैरह नहीं रहेंगे तभी हम ऑपरेशन वगैरह अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो लुई पाश्चर जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इनको भी अपने दिमाग में बना के रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ के थे? तो भैया लुई पाश्चर फ्रांस के थे, ठीक है। और इन्होंने अपना जीवाणु पे कार्य कब प्रारंभ किया? तो 1860 में किया। आइए, इतना इसके बारे में जानते हैं कि लुई पाश्चर के बारे में, विकासवाद के बारे में, विद्युत के बारे में, गुरुत्वाकर्षण और कोपरनिकस की विचारधारा के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी आप लोग जानते रहिएगा कि इसके पहले हमारी पृथ्वी के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी जब भी आए तो उसके बाद पता चला मेरे भाई कि बिग बैंग थ्योरी एक पहले क्या हुआ था, एक तरीके से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उसके बाद जो कि मेरे भाई हमारे पृथ्वी अस्तित्व में आई, यही बिग बैंग थ्योरी का एक तरीके से निष्कर्ष भी कहते हैं। चलो, आइए कुछ अन्य वैज्ञानिक खोजों के बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट सापेक्षता का सिद्धांत। देखो, इतना बस जानते रहो, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो महान आइंस्टाइन, ठीक है। महान आइंस्टाइन जी ने किसका सिद्धांत दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने मेरे भाई कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत 1905 में प्रकाशित हुआ, जिसमें गति, समय और दूरी के पारस्परिक संबंध की व्याख्या की गई। तो बस अपने दिमाग में इतना बना के रखिएगा कि मेरे भाई सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो हमको पता आइंस्टाइन साहब ने दिया था। कब दिया था? 1905 में दिया था। आइए अब थोड़ा सा अगले पे चलते हैं, बिग बैंग सिद्धांत। देखो, अब इसके बारे में मैं डिस्कस कर भी रहा था। जो बिग बैंग सिद्धांत कभी कभी पूछ भी लेता है। एक समय था जब किसी को यह ज्ञान नहीं था कि मेरे भाई कब और किस प्रकार विश्व अस्तित्व में आया। जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारी मेरे भाई पृथ्वी है, ये सब कैसे अस्तित्व में आए, किसी को इसके बारे में ज्ञात नहीं था। लेकिन अनेक वैज्ञानिक यह विश्वास करते कि लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व एक अति शक्तिशाली विस्फोट के कारण मेरे भाई ब्रह्मांड यानी विश्व की उत्पत्ति हुई, ठीक है। जिसको 1927 में बिग बैंग का नाम दिया, जिसका आधार विश्व का बिग बैंग सिद्धांत कहलाता है। और आज भी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो आपका ब्रह्मांड है वो लगातार मेरे भाई बढ़ता जा रहा है, कुछ पॉइंटों पे लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही इस सिद्धांत का एक तरीके से प्रूव भी करता है बिग बैंग थ्योरी। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग समझते होंगे। अब थोड़ा सा पेनिसिलिन के बारे में जानो, एंटीबायोटिक के बारे में जानो क्या होता है। देखो, ध्यान सुनना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने इस प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की खोज की है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो मेरे भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह एक शक्तिशाली औषध है जो मानव शरीर में बैक्टीरिया को समाप्त करती है। जो हमारे शरीर में अगर बैक्टीरिया हो गए तो उनको समाप्त कौन करता है? तो भैया पेनिसिलिन करती है। इसकी खोज सन 1928 में हुई, जिसे पेनिसिलिन कहते हैं। इसको वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगशाला में फफूंदी, जो आपके फंगस हैं, ठीक है, वो और फिर मोल्ड पर विकसित किया था। अब उम्मीद करते हैं पेनिसिलिन के बारे में जानते होंगे। यह एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। और मेरे भाई इसका प्रतिपादक किसने किया था? तो भैया अलेक्जेंडर को इसका मुख्य प्रतिपादक माना जाता है पेनिसिलिन का। आइए अब थोड़ा सा डीएनए के बारे में जानो, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो फरवरी 28, 1953 में वाटसन और क्रीक नामक वैज्ञानिक ने जैविक विज्ञान में डीएनए की संरचना की खोज कर एक नया इतिहास रच डाला। तो डीएनए का खोज किसने किया था मेरे भाई? दो वैज्ञानिक, वाटसन और क्रीक। कब? 1953 में, 28 फरवरी 1953 में। और इन दोनों लोगों को मेरे भाई 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और डीएनए के माध्यम से ही हम हमारे शरीर में जितने भी तरह तरह की अगर वंशानुक्रम जो बीमारियां चलती हैं, इनसे प्राप्त भी जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। तो डीएनए भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपने दिमाग में बना के रखिएगा। देखो, जितनी भी खोजें बता रहा हूँ आपके एग्जाम में पूछने का, ये भी मेरे भाई चांस बन जाता, तो इनके बारे में जानते रहिएगा। उसके बाद क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, क्वांटम थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में भी जानो। देखो, डेनिश भौतिक शास्त्री को आधुनिक भौतिक का अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक माना गया है।
जी उन्होंने या फिर उन्हें इस कार्य के लिए 1922 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1922 में कि मेरे भाई जो आपके डेनिस है उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? क्वांटम सिद्धांत के लिए। इसके बारे में जानते रहेगा। यह पुरस्कार उन्हें अणु की रचना, क्वांटम सिद्धांत जानने पर दिया गया। अच्छा, इस कार्य से जो आपके वैज्ञानिक है वो अणु बम बनाने में उन्हें बहुत ज़्यादा सहायता मिली। जो एटॉमिक बम है उनको बनाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिली क्वांटम सिद्धांत से। अब उम्मीद करते हैं जितने भी मेरे भाई यहाँ पे आपको खोजें बताई गई हैं उन खोजों को एक बार आप लोग अपने बेस पे भी और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में पूछते भी हैं कि मानव जीवन में परिवर्तन लाने वाली कुछ महत्वपूर्ण खोजों की आप विवेचना करो। तो इन सब पॉइंटों को वहाँ पे आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा। अपना 100% देके इसको समझाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, चलो अभी हम लोग आगे चलेंगे। थोड़ा सा मैं एक बार बताना चाहूँ कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज भी होंगे कि भौतिक शिक्षण शास्त्र में सर हम पढ़ क्या रहे हैं। तो भौतिक शिक्षण शास्त्र में मेरे भाई हम कुछ खोजों को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो आपका फिजिकल साइंस है उसके नेचर को हम लोग कवर ही कर लिए हैं, इसके अर्थ को हम लोग कवर कर लिए हैं। उसके बाद अब हम लोग शिक्षण के उद्देश्य को, जो हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हमारे भौतिक विज्ञान पढ़ाते समय क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, कैरिकुलम में क्या क्या अडॉप्ट करना चाहिए, इन सब चीज़ों को आगे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आइए, और यही आपका सिलेबस भी है। इनको अपने एग्जाम में आप लोग अच्छे से लिख के आइएगा भी, और उम्मीद करते हैं सारी पॉइंटों को मैं क्लास में कवर करने का प्रयास करूंगा आज। तो भैया क्लास थोड़ी सी लंबी होगी तब भी मैनेज कर लीजिएगा। आइए अब थोड़ा सा भौतिक विज्ञान में शिक्षा में नवाचार का अर्थ समझते हैं। इनोवेशन आखिर होता क्या है? कहोगे सर जी इनोवेशन क्या होता है? उसको समझाने से पहले जो हाईलाइट वाला पॉइंट है इसे समझाइए भैया। काहे हाईलाइट किए हो? आ जाओ समझाता हूँ। इनोवेशन आखिर क्या होता क्या है? यद्यपि बिना परिवर्तन के कोई नयाचार, कोई इनोवेशन होता ही नहीं है। कहोगे सर जी बात तो सही है। यदि हमारे अंदर या फिर हमारी सोसाइटी के अंदर अगर जब तक चेंजेज नहीं आएगा तब तक हम कहेंगे कोई चीज़ परिवर्तित नहीं हुई है। अगर किसी चीज़ में आप परिवर्तन लाना चाहते हो, मान लो यहाँ पे एक ये बॉल है, इसको आप एक ग्लास बनाना चाहते हो मोड़ के, तो इसमें आप इसको चारों ओर से प्रेस करोगे, या फिर कुछ भी बनाना चाहते हो तो इसको मेरे भाई थोड़ा सा प्रेस करोगे तभी तो नई डिजाइन बना सकते हो। तो यही कहता है कि बिना परिवर्तन के कोई नवाचार नहीं होता, परंतु अधिकतर परिवर्तन नवाचार नहीं होते। कहोगे सर जी मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो ऐसा देखो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे भाई कोई भी चीज़ हमें अच्छी लग रही तो ये जरूरी नहीं कि हमें मिल ही जाए, लेकिन वो वास्तव में अच्छी है कि नहीं है। कहोगे सर जी है। अब देखो हमारी पसंद होती है, किसी को हम अगर बहुत दिल से चाहते हैं कि हमारी पसंद है, अब ये जरूरी नहीं कि वो चीज़ हमें मिल ही जाए ना। तो उसी प्रकार हम कहते हैं कि यद्यपि परिवर्तन के बिना कोई नवाचार नहीं होता। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि नवाचार हो गया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जब जब परिवर्तन हो तब तक नवाचार हो। यही इसकी मेरे भाई एक डिफिनेशन है। उम्मीद करते समझ गए होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, अपने बेस पे समझेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखो नवाचार की थोड़ी से अर्थ को समझो। देखो भौतिक विज्ञान शिक्षा में प्रचलित अपूर्णताओं को, जो इनकम्प्लीटनेस है, जो अपूर्णताएं हैं, उनको दूर करने के लिए विविध प्रयास किए जाते हैं। जो देखो कोई भी सब्जेक्ट है उनमें बहुत सारी मेरे भाई त्रुटियां रहती हैं, उनको दूर करने के लिए, उनको समय समय पर उनमें परिवर्तन लाने के लिए हम लोग नए नए चीजों को अडॉप्ट करते हैं। वही होता है हमारा नवाचार। इन प्रयासों में नवाचार तथा विकल्प का भी प्रयोग लाना सम्मिलित होता है। अब इस पॉइंट को समझिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नवाचार आखिर होता क्या है? शिक्षा में नवाचार का अर्थ है कोई नवीन कार्यक्रम, कोई नवीन संज्ञानात्मक, कोई नवीन परिवर्तन, पाठ्यचर्या में परिवर्तन हम कह सकते हैं नवाचार। अब कहेंगे भैया हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर जी, अब आगे बढ़ो। एक बार और बताना चाहूंगा कि नवाचार का अर्थ क्या होता है, शिक्षा में इनोवेशन का अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है? नवीन कार्यक्रम, जो भी आप मेरे भाई जो पहले से चले आ रहे कार्यक्रम है उनको चेंज करके कोई नवीन कार्यक्रम कर रहे हो, उसके बाद कोई नवीन संज्ञानात्मक प्रयोग कर रहे हो, या फिर कोई परिवर्तन कर रहे हो, या फिर अपने करिकुलम, अपने सिलेबस में जो चेंजेस ला रहे हो, उनको हम कहेंगे ये नवाचार है, ये इनोवेशन है। अब उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको 50 वर्डों में पूछ दे कि नवाचार से आप क्या समझते हैं, तो इस वाले पॉइंट को आप लोग अच्छे से लिखेगा। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वाले पॉइंट को पूरा अच्छे से लिख देगा कि शिक्षा में नवाचार का अर्थ होता है कोई नवीन कार्यक्रम या फिर संगठनात्मक परिवर्तन, या फिर हमारे कैरिकुलम में परिवर्तन ही मेरे भाई नवाचार होता है, मीनिंग ऑफ इनोवेशन होता है। उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा मेरे भाई आगे चल जाओ, थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहूंगा। देखो नवाचार को क्रियान्वित करने के लिए चिंतन, समय, इच्छा शक्ति
अर्थ की आवश्यकता होती है। हम सबको पता है अगर हम कोई चीज़ परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके बारे में चिंतन तो करेंगे, उस पर समय देंगे और हमारी जो इच्छा शक्ति है, जो उसके बारे में हम एक तरीके से पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, ये सब होना इंपॉर्टेंट है इनोवेशन के लिए। अब उम्मीद करते हैं पूरा अच्छे से आप नवाचार को भी समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा निर्मितवादी विज्ञान शिक्षण विधियों को समझ लो। एक चीज़ मैं और बताऊंगा, देखो भैया यहाँ तक अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको एक चीज़ बताऊं, देखो आप सभी पेडागोजी के लिए अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, मुझे लग रहा है वो मेरे भैया सारी जितनी भी पेडागोजी पढ़ा रहा हूँ सब पेडागोजी को कवर करेंगे, क्योंकि सीटेट में आपको सारी पेडागोजी का मेरे भाई एक तरीके से निष्कर्ष क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखो जितनी भी पेडागोजी हैं वो उन क्लास में भी आप फिजिकल साइंस को पढ़ ही सकते हो, नवाचार तो हर जगह सेम ही होगा। उसके साथ साथ आप फिजिकल साइंस में मेरे भाई एक चीज़ को कवर करना, वो है टीचिंग मेथड, ठीक है, शैक्षणिक उद्देश्य, इन सब चीज़ों को पेडागोजी में जरूर कवर करना। जिस पे लिखा रहता है, जो मैं क्लास पढ़ाता हूँ फॉर ऑल पेपर, उनको आप लोग बिल्कुल बेसिक से कवर किया करो, ठीक है। जिस पे लिखा रहता है फॉर ऑल पेपर, उनको बेसिक से कवर किया करो, वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो ये क्लास जैसे ही मेरे भाई कंप्लीट हो कि फिजिकल साइंस, उसके बाद आप क्या करना, जो आप मैं आपको टीचिंग मेथड पढ़ाया हूँ मेरे भाई, उनको एक बार जाके क्लास को जितनी भी 4 क्लासेज हैं मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। जो बच्चे टीचिंग मेथड का नोट्स नहीं पाए हैं वो टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम नहीं यूज करते तो व्हाट्सएप पे मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आओ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग निर्मितवादी विज्ञान शिक्षण विधियों को समझते हैं। कंस्ट्रक्टिव साइंस क्या होती है मेरे भाई, इसको समझो थोड़ा सा। देखो सबसे पहले निर्मितवाद क्या होता है इसे समझो। निर्मितवाद में यह स्वीकार किया गया है कि अधिगम एक सक्रिय प्रविधि है, सक्रिय टेक्निक है। कहोगे सर जी थोड़ा सा इसे तोड़ के बताओ। आओ भैया इसके शब्द समझ लो यार। निर्मितवाद, जो एक स्टूडेंट है स्वयं कौनो क्रियाकलाप करे भैया, उसी को हम कह सकते हैं निर्मितवाद। खत्म यार। निर्मितवाद को एक अर्थों में क्या कहोगे, जो एक स्टूडेंट खुद से कोई चीजों का मेरे भाई बना रहा है, कोई चीजों का मेरे भाई खुद से अपने ज्ञान का, अपने मेरे भाई संज्ञान का निर्माण कर रहा है, तो हम उसे ही कह सकते हैं निर्मितवाद। अब उम्मीद करते समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। निर्मितवाद में यह स्वीकार किया गया कि अधिगम एक सक्रिय प्रविधि है जिसका मुख्य आधार नवीन अनुभव होते हैं जो कक्षा कक्ष में छात्र को शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। एक स्टूडेंट मेरे भाई अपने अनुभव के आधार पे, अपने पूर्व अनुभव के आधार पे अगर कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कोई चीज मेरे भाई नई बना रहा है, तो उस स्टूडेंट को हम कहेंगे मेरे भाई निर्मितवाद, ठीक है। ये होते निर्मितवाद की डिफिनेशन। उम्मीद करते इतना समझोगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखो यहाँ पे हाईलाइट वाले पॉइंट को समझो। निर्मितवाद का अर्थ है व्यक्ति स्वयं ज्ञान का निर्माण करे। कहोगे सर जी अब तो समझ में आ गया निर्मितवाद क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव क्या होता है। निर्मितवाद का अर्थ होता है व्यक्ति ज्ञान का निर्माण स्वयं करे, खुद से करे, ठीक है। अगर आप सेल्फ से मेरे भाई स्वयं से ज्ञान का निर्माण करो तो हम उसे निर्मितवाद कहेंगे। इतनी बार बता दिया भैया, अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आ जाओ। एक नवीन अर्थ ढूंढने का प्रयास करे, अर्थात नवीन अर्थ प्राप्त करना ही अधिगम है मेरे भाई, जो अनुभवों पर आधारित होता है। अगर आप अनुभवों पर आधारित कोई नई चीज बना रहे हो, अपने अनुभव पर आधारित कोई नई चीजों का इनोवेशन कर रहे हो मेरे भाई, कोई नई चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसी को हम निर्मितवाद कहते हैं। अब उम्मीद करते हैं ये चीज समझ गए होंगे। छात्र सक्रिय होकर नवीन ज्ञान अर्जित कर सकता है और अपना मानसिक प्रतिमान, जो मेरे भाई आपका अपना मानसिक प्रतिमान भी विकसित कर सकता है। हम सबको पता है अगर क्लास में स्टूडेंट सक्रिय नहीं है तो कोई भी चीज नहीं सीख सकता। और निर्मितवाद की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि छात्र सक्रिय रहे हमेशा। आ जाओ अब थोड़ा सा कुछ पॉइंटों को हम लोग यहाँ समझेंगे। देखो निर्मितवाद अधिगम प्रतिमान के अनुसार मेरे भाई कि ज्ञान निर्माण की संज्ञानात्मक प्रवृत्तियों के फल हैं। कहोगे सर जी समझ में नहीं आया, अब समझो। निर्मितवादी अधिगम प्रतिमान के अनुसार समस्त ज्ञान का निर्माण संज्ञानात्मक प्रविधियों का फल है। यही बात आपके पियाजवा जी कहते हैं, आपके पियाजे जी कहते हैं मेरे भाई, पैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं पियाजे जी कि बच्चा जो कुछ भी सीखता अपने संज्ञान, अपने विवेक, अपने बुद्धि स्वयं से सीखता है। तो निर्मितवादी भी यही कहते हैं। निर्मितवादी क्या कहते हैं कि ज्ञान का निर्माण संज्ञानात्मक प्रविधियों का फल है। खुद से मेरे भाई कोई क्रिया करके आप चीजें सीख रहे हो तो वो हम कहेंगे भैया निर्मितवाद है। वो कहेंगे कि संज्ञानात्मक प्रविधियों का से सीख रहे हो। जैसे अगर घर में आग लग गई, अब देखो ऐसा समझाऊंगा, पियाजे भी क्लियर होंगे, यहाँ संज्ञानात्मक भी क्लियर होगा। इसको फर्स्ट सेमेस्टर में ही बताया था। घर में आग लग गई भैया, बिल्कुल आग बढ़ रही है, यहाँ पे एक तो छोटा बच्चा बैठा है 5 साल का। अब यहाँ पे सब लोग घर के बाहर भाग गए, वो लड़का वहां पे बैठा है। अब ये बताओ का लड़का बैठ के चुपचाप भजन कीर्तन गाएगा? नहीं, लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगेगा और एक तरीके से मौका पाते ही भैया गेट के द्वार से भाग चलेगा।
कहोगे सर जी कुछ कुछ लड़का नहीं भागेंगे। मैं बात कर रहा हूँ एक सामान्य बालक की, जिसका आईक्यू मेरे भाई कह सकते हैं 100 से या फिर 110 के बीच है। वो क्या करेगा, वो हमेशा गेट से निकलने का प्रयास करेगा। अब उसको ये नहीं ना कहोगे कि बच्चे बाहर आ जाओ, हम तुम्हें 2 किलो मिठाई देंगे, बच्चे आ जाओ हम तुम्हें खिलौना खिलाएंगे। नहीं, आग लगी है तो स्वाभाविक सी बात है भैया वो भागेगा। वो अपने संज्ञानात्मक, अपने पूर्व अनुभव की बात, पूर्व अनुभव पर आधारित ज्ञान का प्रयोग करेगा। तो ज्ञान का निर्माण संज्ञानात्मक प्रविधियों का फल है। ठीक है, अब अपने ज्ञान का निर्माण कर लिया कि आग लगने पर भैया अगर भागेंगे नहीं तो जल जाएंगे। तो ये होता है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं अब आप लोग समझ गए होंगे जितना समझाने का प्रयास किया हूं। देखो, जो मानव के मस्तिष्क में होता है और जिसके प्रमुख सिद्धांत मेरे भाई निम्नलिखित हैं। देखो, निर्मितवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या हो सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम लोग अधिगम को पढ़े थे तो ये चीज़ पढ़े थे कि कोई भी बालक तभी कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट या भी सीख सकता है जब वो सक्रिय रहे। तो लर्निंग क्या है, एक तरीके से एक्टिव प्रोसेस है। उम्मीद करते हैं ये भी समझोगे। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। जो आपका अधिगम है, हम अपने समाज से भी कुछ सीखते हैं, कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं, देख कर करते हैं। तो ये मेरे भाई की एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। देखो, अधिगम संदर्भित भी है, इसको भी आप लोग समझते रहो। अधिगम में स्वयं चिंतन व विवेचन महत्वपूर्ण है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अधिगम में मेरे भाई आप खुद भी चिंतन भी करते हो, एक तरीके से विवेचन भी करते हो, कोई भी चीज़ के बारे में सोचते भी हो, उसको एक्सप्लेन भी करते हो। ये भी मेरे भाई कंस्ट्रक्टिव का इंपॉर्टेंट रोल है। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग समझेंगे। अब हम लोग अगले पॉइंट चलते हैं। अधिगम में समय लगता है, ये हम चीज़ों को पता है कि आप बीएड की क्लास अगर समय देके नहीं पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें नहीं सीख पाओगे। अब जो अगली पॉइंट आपके एग्जाम में पूछता है, इसे साफ साफ क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक निर्मितवादी पाठ्य योजना कैसे विकसित की जाए, इसको आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, एक मेरे भाई निर्मितवादी पाठ्य योजना कैसे तैयार की जाती है, इसकी विवेचना करो। आ जाओ, क्या क्या उसमें होने चाहिए, क्या क्या हमें उसको मेरे भाई कंस्ट्रक्ट, उसको बनाते समय, पाठ्य योजना को बनाते समय निर्मितवादी को क्या क्या होने चाहिए उसमें, इन सब पॉइंटों को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, इस प्रकार का पाठ्य योजना विकसित करने के लिए निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे देखो, ध्यान से समझना, पाठ आपका छात्र केंद्रीय हो। अब देखो, हम सबको पता, अभी हम लोग किस जमाने में जी रहे हैं कि भैया जो भी हम शिक्षा बालक को देते हैं वो बाल केंद्रित होना चाहिए। जब हमारी शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए तो हमारा पाठ जो है, हमारा जो लेसन है वो भी बाल केंद्रित होना चाहिए। ये भी एक तरीके से मेरे भाई निर्मितवादी पाठ्य योजना का हिस्सा है। अगले पॉइंट को समझिए। कक्षा में छात्र क्रिया में व्यस्त रहे और अंतः क्रिया प्रविधि का प्रयोग करे। अंतः क्रिया मतलब खुद से कोई कार्य करे, मिलजुल के कोई कार्य करे, और कक्षा में छात्र व्यस्त रहे, इस तरीके का आप कैरिकुलम पाठ्य मेरे भाई तैयार करो। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें दैहिक और मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा भी अधिगम होता है। हम देखकर अपने दिमाग से मेरे भाई कुछ क्रिया कर भी सीखते हैं। ये भी आपके मेरे भाई की लेसन प्लान का हिस्सा होना चाहिए, पाठ्य योजना का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद अगले पॉइंट को भी समझो। छात्र पूर्व ज्ञान के आधार पर नए अनुभवों का प्रयोग करते हुए नवीन ज्ञान निर्माण करें और मेरे भाई नवीन अर्थ ढूंढता है। ये भी आप पाठ्य योजना का आपका मेरे भाई एक तरीके से हिस्सा होना चाहिए, निर्मितवादी का, कंस्ट्रक्टिव का। देखो, अगले समझो। शिक्षक का मुख्य कार्य अधिगम वातावरण का सृजन करना जिसमें छात्र प्रजातांत्रिक ढंग से सीख सके। एक अध्यापक का देखो मुख्य कार्य क्या होता है, ऐसा मेरा भी मानना है और ऐसा कई मनोवैज्ञानिक का भी मानना है। एक अध्यापक का कार्य होता है आपको सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिखाना, और उस रास्ते पे चलना किसको है, आपको। चलना सिखाएगा कौन, अध्यापक। अध्यापक तो चलना सिखा दिया, लेकिन चलना है आपको ही। तो शिक्षक का मुख्य कार्य होता है आपको मेरे भाई एक वातावरण देना, सीखने का, आपको लर्निंग करने का एक इन्वायरमेंट तैयार कर देना, और जिसमें आप अच्छे से सीख सको। ये भी एक तरीके से मेरे भाई निर्मितवादी पाठ्य योजना का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद अगले पॉइंट को समझो। विज्ञान शिक्षक छात्रों को सक्रिय रखने, नवीन क्रियाएं सृजित करता है जिसे छात्र की रुचि बनाए रखने के लिए उन्हें व्यस्त रखता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी निर्मितवादी होना चाहिए। जो भी क्लास में आप इस तरीके से पाठ्य योजना तैयार करो कि आपका स्टूडेंट जो है मेरे भाई एक तरीके से बिल्कुल सक्रिय रहे, बिल्कुल एक्टिव रहे कोई भी नई चीज़ों को सीखने के लिए। अब उम्मीद करते हैं 6 पॉइंट को अगले अच्छे से समझे होंगे। देखो, हम लोग क्या पढ़े थे, निर्मितवादी पाठ्य योजना कैसे विकसित की जाए। कैसे विकसित कहने का मतलब है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये छात्र केंद्रित हो, क्लास में बच्चे व्यस्त रहें, छात्र में ऐसा मेरे भाई आपका इन्वायरमेंट तैयार कर सको, अध्यापक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करे कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम प्राप्त कर सके। ये निर्मितवादी पाठ्य योजना का मेरे भाई एक तरीके से मूल स्वरूप है। अभी हम लोग एक क्लास में पाठ्य योजना और इकाई योजना को एक तरीके से कवर करेंगे, तो वहाँ आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे की पॉइंट में समझो, थोड़ा सा 50 वर्डों में। कुछ लोग कहते हैं कि सर जी जो ना आप नोट्स दिए हो वो तो सिर्फ मेरे भाई 30 पेज का है, सिर्फ सर जी वो 22 पेज का है। अब ये बताओ, अब आपको मैं नोट्स दे रहा हूँ वो 220 पेज का दे दूँ क्या? अगर 220 पेज का नोट्स दूँ तो मेरे भाई बुक और नोट्स में अंतर क्या रह जाएगा?
कुछ चीज़ें खुद से भी तो पढ़ो। और मैं हमेशा कहता हूँ जो मेरी क्लास रहती हैं, अब मान लो कोई भी अगर नोट्स मैं आपको दिया हूँ वो 22 पेजेस का है, अब अगर उसमें जो मैं टीचिंग मेथड को कवर किया हूँ, अगर वो मान लो कि 15 पेज का हो गया तो कितना हो गया, तो हम ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि मेरे भाई ये 37 पेज हो गए। तो एक तरीके से कुछ चीज़ें हैं उनको मैं अलग से प्रोवाइड कर देता हूं। जैसे अब आपको पता है कि जो पाठ्यक्रम की सिद्धांत है उनको मैं अलग से पढ़ाया हूं, ब्लूम के टैक्सोनॉमी है उसको अलग से पढ़ा के मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर दिया हूं। तो देखो, अब अगर मेरा पैसा कमाने का पर्पज होता कि चलो नोट्स दो पैसा कमाओ, तो मेरे भाई सारी चीज़ों को आपको एक तरीके से बुक तैयार करके देता। नहीं, पर्पज सिर्फ इतना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको, वरना आपको भी पता है 99 रुपए में क्या होने वाला है। ठीक है, तो पर्पस सिर्फ सिंपल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ को सीख सको और अपने ज्ञान का मेरे भाई विस्तार कर सको, और यही एक टीचर का धर्म भी होना चाहिए और उसका मैं पालन करता हूँ। ठीक है, और जो बच्चे नोट्स लेते हैं मैं उनको हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नोट्स के साथ साथ मेरी क्लास को भी ज्वाइन किया करो, तभी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि मेरे नोट्स और मेरी क्लास अपनी सारे से मेरे भाई रिलेट करते हुए मैं एक दूसरे को मेंटेन करता हूँ। आइए आगे चलते हैं। विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्या होता है, फील्ड ट्रिप साइंस क्या होती है, इसको समझो। देखो, क्षेत्र भ्रमण से ही हम जान सकते हैं कि क्षेत्र भ्रमण द्वारा सीखना तथा पर्यावरण में विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों को समझना स्वयं एक शिक्षा है। हम क्षेत्र भ्रमण करके फील्ड विजिट करते हैं ना, फील्ड ट्रिप पे जाते हैं ना, तो खुद से कोई चीज़ों का हम मेरे भाई ऑब्जर्व करें, निरीक्षण करें, ये होता है विज्ञान का क्षेत्र भ्रमण। देखो, विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण कक्षा के बाहर वे क्रियाएं होती हैं जहां छात्र अवलोकन करते हैं, प्रयोग करते हैं, खोज करते हैं और प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं, ये होता है क्षेत्र भ्रमण। इसको अगर मेरे भाई आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना जो बच्चे नोट्स लिए वो सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन हैं। ठीक है, और ये सब डिटेल में है नोट्स में। देखो, क्षेत्र भ्रमण क्या होता है, तो क्षेत्र भ्रमण कक्षा के बाहर वे क्रियाएं होती हैं जो छात्र खुद से अवलोकन करते हैं, खुद से प्रयोग करते हैं, खुद से खोज करते हैं और प्राकृतिक घटनाएं जो भी आपकी नेचर में घटनाएं होती हैं उन सबका मेरे भाई स्टूडेंट व्याख्या करने का प्रयास करता है, एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है। ये आपका होता है विज्ञान क्षेत्र भ्रमण। और आपके हर साल एग्जाम में पूछता है कि विज्ञान क्लब क्या होता है, साइंस क्लब क्या होते हैं। ये मेरे भाई आपको बायोलॉजी में पूछ लेगा, यहाँ भी पूछ लेगा। इसको अभी पढ़ाता हूँ, अभी थोड़ा सा एक बार मैं पानी पीऊँ। ठीक है, चलो आइए थोड़ा सा हम लोग विज्ञान क्लब को जानते हैं। देखो, विज्ञान क्लब क्या होता है, इसके क्लब नाम से ही पता चल गया कि जहाँ पे कई लोग एक जगह मेरे भाई संगठित हों, एक जगह मेरे भाई कह रहे हैं कि किसी एक विशेष स्थान पर 4 से 5 लोग एक तरीके से सम्मिलित हों, तो उसे ही तो हम क्लब कहते हैं। तो यहाँ पे समझो, इस स्थान पर छात्रों की योग्यता रुचि के अनुसार अधिगम होता है और छात्रों के लिए व्यक्तिगत पहल के लिए अध्ययन के लिए अवसर मिलते हैं। विज्ञान क्लब में छात्र पाठ्यचर्या संबंधित अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब विज्ञान क्लब में जो तरह तरह के स्टूडेंट हैं मेरे भाई, वो नई नई चीज़ों को सीखते हैं। एक तरीके से ये विज्ञान मेले की तरह ही है कि यहाँ पे नई नई चीज़ें रखी रहती हैं, स्टूडेंट जाके उन्हें खुद से ऑब्जर्व करते हैं, व्यक्तिगत रूप में एक एक स्टूडेंट उनको जाके ऑब्जर्व करते हैं, अपने मेरे भाई की चीज़ों को सीखते हैं, तो उनको एक तरीके से अध्ययन के लिए अवसर मिलते हैं। यही आपका साइंस क्लब होता है। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग समझे होंगे। अब थोड़ा सा मेरे भाई साइंस फेयर को समझो, विज्ञान मेले क्या होते हैं, फिर इसके उद्देश्य को भी हम लोग समझेंगे। देखो, भारतीय संदर्भ में विज्ञान मेले अनेक वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। जैसे हमारे गाँव में मेला होता है ना कि आज यहाँ पोखरिया पर का मेला है, आज यहाँ 12 पर का मेला, तरह तरह का मेला होता है ना, उसी प्रकार जो विज्ञान मेले भी होते हैं, तो भारतीय संदर्भ में जो विज्ञान मेले होते हैं अनेक वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय परिषद द्वारा जवाहरलाल स्मृति राष्ट्रीय निधि के सहयोग से राज्य स्तर पर आयोजित किए जाते हैं विज्ञान मेले। मुख्यतः धनराशि एनसीईआरटी द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है। ठीक है, तो आपको मेरे भाई किसके स्मृति में, जवाहरलाल नेहरू स्मृति में राष्ट्रीय सहयोग से विज्ञान मेले की मेरे भाई एक तरीके से आयोजन होता है। अब इसके जो उद्देश्य हैं उनको समझो। विज्ञान मेले जो कि विद्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, मेरे भाई राज्य स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। इसके जो उद्देश्य हैं, इन मेलों के जो उद्देश्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनके पर्पज को एनसीईआरटी ने विज्ञान मेलों के निम्नलिखित उद्देश्य बताएं। जो हमारी एनसीईआरटी है, ये मेरे भाई कि विज्ञान मेले के कौन कौन से उद्देश्य बताएं। सबसे फर्स्ट क्या उद्देश्य होने चाहिए, छात्रों को अपने विचार तथा कक्षा अधिगम में सृजनात्मकता विधियों के परीक्षण से मेरे भाई के लिए प्रेरणा प्रोत्साहन देना।
जो भी छात्र हैं उनके विचार को, वो नई नई चीज़ों को मेरे भाई कैसे सृजनात्मकता विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, उनके लिए प्रोत्साहित करना स्टूडेंटों को, इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। दूसरे छात्रों को योगदान का साक्षी बनकर देखना। अभी मान लो विज्ञान मेले लगे हैं, वहाँ पे कई स्टूडेंट अपने नए नए जो भी प्रयोग किए हैं वहाँ ला के रखते हैं, तो जो स्टूडेंट आके देखेंगे वो बताओ उनको देख के सीखेंगे कि नहीं, अगर ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो इसका भी एक मुख्य उद्देश्य है कि दूसरे के प्रयोगों को एक स्टूडेंट देखता भी है, उनसे कुछ सीखता भी है। विज्ञान प्रक्रियाओं का लोकप्रिय बनाना। आप मेरे भाई अगर एक चीज़, एक जगह कोई एक मेला लग रहा है, वहाँ पे साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वहाँ पे जो भी स्टूडेंट जाएंगे उसके प्रति वो उत्साहित हो जाएंगे, एक तरीके से वो चीज़ों से जुड़ पाएंगे, लोकप्रिय बन जाएगा। उसके बाद छात्रों को विज्ञान क्रियाओं में भाग के लिए एक मंच देना। आप ये पता है कि अगर मान लो हम कोई नई चीज़, मान लो हम आज कि मान लो ध्यान से सुनना, अगर मोटरसाइकिल पानी से चलने वाला बना दिए, कोई चीज़ अगर मान लो वो वॉशिंग मशीन बना दिया और नई नई की चीज़ें बन गई, तो उनको एक मंच दे देंगे कि भैया आप इस मंच पे जाओ, उसका एक तरीके से उसका मेरे भाई आप कैसे एक्सप्लेन करो दूसरों के सामने से कि आप कैसे उसे बनाए हो, कैसे नहीं, क्या क्या उसमें चीज़ों को आप सम्मिलित किए हो। तो एक तरीके से उनको मंच देना विज्ञान मेले का मुख्य उद्देश्य होता है। उम्मीद करते विज्ञान मेले के उद्देश्य को समझे होंगे और विज्ञान मेला क्या होता है इसे भी समझे होंगे, जहाँ मेरे भाई नई नई चीज़ों को इकट्ठा रखते हैं। ये भी होता है विज्ञान क्लब, हम अपने रुचि के अनुसार से हमें अधिगम करने को देख के सुन के हम लोग सीखते हैं। विज्ञान क्षेत्र भ्रमण क्या होता है, हम कहीं बाहर जाते हैं, अपने कक्षा कक्ष के बाहर जाते हैं और कोई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, अवलोकन कर द्वारा हम सीखते हैं। आइए अब थोड़ा सा हम लोग पाठ्य पुस्तक को भी जानते, जो हिंदी पैडागोजी पढ़े होंगे उनको पता होगा पाठ्य पुस्तक क्या होती है। हम सबको पता है मेरे भाई, एक पाठ्य पुस्तक निर्धारित पाठ्यचर्या यानी निर्धारित कैरिकुलम का किसी एक कक्षा के लिए विस्तारित स्वरूप है तथा ज्ञान को एक चयन तथा व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करती है। जितने भी तथ्य होते हैं, जितने भी मेरे भाई उसमें नॉलेज होते हैं, उनको एक संगठित वे में अगर प्रदर्शित करना चाहे तो हम पाठ्य पुस्तक, हम टेक्स्ट बुक के माध्यम से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। एक पाठ्य पुस्तक शिक्षक के लिए शिक्षण का एक उपकरण है। एक जो आपका पाठ्य पुस्तक है, जो टीचर के लिए हम कह सकते हैं एक टूल है, एक तरीके से उपकरण है, तथा स्टूडेंट के लिए सीखने का एक संसाधन है। जो स्टूडेंट अगर कुछ सीखना चाहता है तो वो अपने पुस्तक के माध्यम से भी सीख सकता है। ठीक है, एक पाठ्य पुस्तक मात्र ज्ञान का भंडार नहीं किंतु विचारों का संप्रेषण का माध्यम है। अब मान लो जो भी आप तरह तरह की बुक को पढ़ते हो, तो मान लो अगर कोई बुक के लेखक है, मान लो अगर गीतांजलि बुक पढ़ते हो, तो अभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी तो है नहीं, पर उनके बुक को आप पढ़ रहे हो ना, तो ये संप्रेषण का एक माध्यम भी है। उनके विचारों को आप पढ़ ले रहे हो बिना उनकी उपस्थिति के, तो ये संप्रेषण का एक माध्यम भी होता है टेक्स्ट बुक। अब उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब दल शिक्षण समझो, दल शिक्षण क्या होता है। देखो टीम टीचिंग क्या होती है, तो दल शिक्षण का संप्रत्यय यानी दल टीचर का मेरे भाई टीम टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है 1950 के अंतरिम भाग में तथा 1960 के प्रारंभ में प्रचलित हुआ। इसे विविध प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, विविध प्रकार से परिभाषित किया जाता है। कौन कौन से, देखो होरल्ड एवं डेविस के अनुसार क्या होता है दल शिक्षण क्या होता है। डिफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दल शिक्षण में दो या दो से अधिक शिक्षक नियमित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए दो या दो से अधिक कक्षाओं के छात्रों के लिए पाठ नियोजन तथा सह संबंध को रिलेशन को स्थापित करते हैं। इसमें दल शिक्षण का मतलब है कई टीचर मिलके मेरे भाई दो या दो से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाते हैं, एक साथ उनके लिए कैरिकुलम का डिजाइन करते हैं, और यही टीम टीचिंग होती है। इसके नाम से ही पता चल रहा है टीम टीचिंग से यानी दल शिक्षण। तो उम्मीद करते हैं कि दल शिक्षण से क्वेश्चन आता है तो इसको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। अब दल शिक्षण के जो उद्देश्य क्या होते हैं, इनके पर्पज क्या होते हैं उनको समझो। देखो दल शिक्षण द्वारा उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। जो आपका टीम टीचिंग है उसके द्वारा हम एक तरीके से उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, जिसमें शिक्षकों का दल छात्रों के बड़े समूह को शिक्षा देता है। कई शिक्षक मिलके मेरे भाई स्टूडेंटों को अगर शिक्षा देते हैं तो हम कहेंगे वो मेरे भाई टीम टीचिंग है, वो दल शिक्षण है। अब इनके कुछ पर्पज है उनको समझ लो। देखो शिक्षकों के दल का अच्छा उपयोग करते हुए शिक्षकों में सुधार करना, ये एक तरीके से मेन इसका उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद दल शिक्षण में शिक्षकों की विशेष योग्यताओं, रुचि, अनुदेशात्मक कौशल, ऊर्जा का उपयोग होता है। एक तरीके से जो आपका टीम टीचिंग है उसमें जितने भी शिक्षक होते हैं उनके विशेष योग्यताओं का, यानी विशेष अपने कक्षा में जो अपने विषय में जो विशेषज्ञ हैं उनकी मेरे भाई विशेषज्ञता का उपयोग करते हो, उनकी रुचियों का उपयोग करते हो। इस तरीके से दल शिक्षण का ये भी उद्देश्य होता है।
यह प्रभावी नियोजन व सतर्क अनुदेशन निश्चित करता है। एक तरीके से क्लास में जो भी आप सिखाना चाहते हो उसको कई अध्यापक मिलकर सिखाते तो आप उन चीज़ों को और अच्छे से सीख पाते हो। आइए अब थोड़ा सा अगले पॉइंट को समझो। इसमें पाठ नियोजन सामग्री उत्पादन निश्चित होती है जिससे छात्रों में अभिप्रेरण तथा प्रभावी अधिगम की परिस्थिति बनती है। उम्मीद करते हैं ये भी इस पॉइंट को भी आप लोग समझे होंगे। देखो जितने भी इसके उद्देश्य आपको जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इन पॉइंटों को एक बार अपने नोट्स में मेंटेन करना या फिर अपने एग्जाम में पढ़ के जरूर जाइएगा। दल शिक्षण के बारे में, दल शिक्षण स्वयं में शिक्षकों की निपुणता का एकत्रीकरण करके अनुदेशन की विविधता है। यानी दल शिक्षण स्वयं में शिक्षकों की निपुणता का एकत्रीकरण, जितने भी तरह तरह के अध्यापक हैं उनके मेरे भाई जितने भी एक्सपीरियंस है उनको किसी एक रास्ते में लाके बच्चों के सामने प्रस्तुत करना ही दल शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। उम्मीद करते हैं दल शिक्षण यानी टीम टीचिंग को भी आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। टीम टीचिंग क्या होती है तो हम कह सकते हैं मेरे भाई होरल्ड और डेविस के अनुसार टीम टीचिंग क्या होती है तो दल शिक्षण में 2 या 2 से अधिक अध्यापक हो गए या फिर शिक्षक हो गए नियमित रूप से किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2 या 2 से अधिक कक्षाओं को एक तरीके से कुछ चीजें सिखाते हैं, उनके लिए पाठ्यक्रम का नियोजन या फिर आयोजन कराते हैं। ये होता है मेरे भाई टीम टीचिंग। इनके पर्पज को भी आप लोग जानते रहिएगा। अब थोड़ा सा अनुदेशन की व्यक्तिक प्रणाली क्या होती है, पीएसआई क्या होती है, इसको आप लोग समझो। अनुदेशन की व्यक्तिक प्रणाली से भी समझो। पर्सनलाइज सिस्टम क्या होता है इसे समझो। देखो ध्यान से समझिएगा, इसके नाम से पता चला व्यक्तिक प्रणाली क्या होता है। देखो इसको केलर प्लान भी कहते हैं, ये भी अपने दिमाग में बना के रखना। देखो इसका प्रारंभिक विकास 1960 के प्रारंभ में फ्रेड एस केलर नामक मेरे भाई वैज्ञानिक द्वारा महाविद्यालय स्तर अनुदेशन के लिए किया गया था। व्यक्तिक अनुदेशन छात्र अपनी सामर्थ्य तक विकसित करने की संभावित क्षमता होती है। एक स्टूडेंट की मेरे भाई कितनी क्षमता, कितनी स्ट्रेंथ, कितनी कैपेबिलिटी है, उस स्तर तक उसका विकास किसके माध्यम से हो सकता है तो व्यक्तिक प्रणाली से हो सकता है। इसमें शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात होता है व्यक्तिक प्रणाली में वो 1:1 होता है, यानी एक स्टूडेंट और एक छात्र, इसीलिए इसे व्यक्तिक प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम एवं अनुदेशन छात्र की आवश्यकता अनुसार विकसित किया गया है। जो भी आपका पाठ्यक्रम है, जो भी आपका अनुदेशन है वो स्टूडेंट के अनुसार, स्टूडेंट की मेरे भाई जो भी नीड है, जो उनकी आवश्यकता है उनके अनुसार अगर डिजाइन कर रहे हो तो हम कहेंगे व्यक्तिक प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। अब थोड़ा सा समझो, इस विधि में छात्रों को पाठ्यक्रम अपनी गति से सीखने का अवसर दिया जाता है ताकि वे अनुदेशन उद्देश्यों पर अपना अधिकार प्राप्त कर सके। बच्चों को एक अनुदेशन दे दिया जाएगा व्यक्तिक प्रणाली के अंतर्गत, लेकिन उन्हें फुल फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने हिसाब से, अपने मेरे भाई अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से धीरे व तेज सीखते हुए आगे बढ़ें और अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति करें। और इसमें शिक्षक और छात्रों का अनुपात कितना होता है तो 1:1 होता है। व्यक्तिक प्रणाली में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होता है, सीटेट का भी क्वेश्चन है तो 1:1 होता है। इसको भी अपने दिमाग में आप लोग बना के रखेगा। अब देखो भारत में विज्ञान शिक्षण क्या होता है, थोड़ा भारत में विज्ञान शिक्षण के एक मेरे भाई इसका कह सकते हैं विकास कैसे हुआ है इसको भी समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान समझना, भारत में विज्ञान शिक्षण का एक तरीके से विकास कैसे हुआ। देखो भारतवर्ष में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ ब्रिटिश काल से माना जाता है कि जब भैया अंग्रेज थे तभी से मेरे भाई आधुनिक शिक्षा का एक तरीके से विकास माना जाता है। यह काल जो कि विज्ञान का अधिगम पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया गया। इस काल में जो विज्ञान का अध्ययन है वो पाठ्यचर्या, हमारा जो भी कैरिकुलम पहले से चला आ रहा था तो ब्रिटिश काल में ही मेरे भाई विज्ञान के कैरिकुलम को हम लोग अडॉप्ट करते हैं। अब 1956 में माध्यमिक स्तर के लिए अखिल भारतीय परिषद ने तारा देवी शिमला में विज्ञान शिक्षण पर एक सेमिनार आयोजित किया जिसमें विज्ञान शिक्षण पर बल दिया। तो 1956 में जो भारत में अगर विज्ञान शिक्षण का हम विकास देखें तो माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद ने तारा देवी शिमला में मेरे भाई विज्ञान शिक्षण पर एक सेमिनार आयोजित किया जिसमें विज्ञान शिक्षण पर बल दिया गया। एक तरीके से 1956 से इसे मुख्य विकास भी कह सकते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी द्वारा विज्ञान शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। नेशनल साइंस टैलेंट रिसर्च मेरे भाई जो है उसके बाद प्रारंभ किया गया। समय समय पर विद्यालय पाठ्यचर्या में परिवर्तन किया गया है। देखो एनसीईआरटी द्वारा जो मेरे भाई है वो भी आपके विज्ञान पर बल दिया गया और इसके जो समय समय पर इसमें भी चेंजेस किया गया। ये भी भारत में विकास का एक मुख्य अपना मेरे भाई रोल प्ले करते हैं। उसके बाद देखो प्रारंभिक तथा माध्यमिक के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का एक रूपरेखा 1985 जो नई शिक्षा नीति आई थी तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझावों के अनुसार देश में मेरे भाई मूल परिवर्तन संभव बन पड़े। जो आपकी नई शिक्षा नीति आई थी 1986 में, उसके बाद पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 1985 में आए थे उसके जो सुझाव थे उसमें भी विज्ञान के कुछ सुझाव थे कि हम क्या क्या चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें। ये हम कह सकते हैं भारत में विज्ञान का ये विकास को हम लोग मेरे भाई संक्षेप में ये कह सकते हैं कि सबसे पहले मुख्य
इसका विकास ब्रिटिश काल से ही प्रारंभ हो गया। उसके बाद 1956 में जो तारा देवी मेरे भाई शिमला में विज्ञान शिक्षण पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, उसमें विज्ञान शिक्षण पर अधिक बल दिया गया। उसके बाद एनसीईआरटी द्वारा भी विज्ञान शिक्षण पर, और जो आपका नेशनल साइंस टैलेंट रिसर्च है ये भी मेरे भाई साइंस पर अधिक अपना बल दिए, और आपके जो भी करिकुलम है विज्ञान को अडॉप्ट करने पर बल दिया गया। समय समय पर इसमें परिवर्तन भी लाया गया। अब उम्मीद करते हैं इतने पॉइंट आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब भौतिक विज्ञान शिक्षण के कुछ उद्देश्य समझो, और भौतिक विज्ञान शिक्षण की अब यहाँ से जो क्लास इंपॉर्टेंट होने जा रही है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है कि भौतिक विज्ञान शिक्षण के क्या क्या ऑब्जेक्टिव, क्या क्या इनके उद्देश्य होते हैं। उसके बाद लास्ट में भी उद्देश्य को हम पॉइंट वाइज समझेंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ कुछ अच्छे से समझो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो ध्यान समझना, इसको बहुत कम लोग पढ़ाते हैं लेकिन मैं इसको पढ़ाना चाहूँगा क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अपने उद्देश्य में इन पॉइंटों को लिखोगे तो और अच्छे नंबर मिल जाएंगे। देखो ध्यान समझना, द्वितीय महायुद्ध से पूर्व जो सामान्य विज्ञान बल पर दिया जाता था, जो आपका मेरे भाई ध्यान सुनना, जब द्वितीय महायुद्ध हुआ उसके पहले क्या हुआ कि जो आपका विज्ञान है उसको सिर्फ विज्ञान के बारे में सामान्य ज्ञान आपको दिया जाता था कि विज्ञान के बारे में आप जानते रहो, लेकिन जो आपके विद्यालय हो विज्ञान के क्रियात्मक पक्षों पर महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला था। उनको हम कैसे एक तरीके से प्रयोग में लाएं, जो भी आप सिद्धांत पढ़ा रहे हो उनको कैसे हम प्रयोग में लाएं, उन पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक ज्ञान पर बल दिया जाता था द्वितीय महायुद्ध से पूर्व। लेकिन जैसे द्वितीय महायुद्ध के बाद मेरे भाई दो महत्वपूर्ण विज्ञान में परिवर्तन हुए, उनके उद्देश्यों में, पढ़ाने के उद्देश्यों में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सबसे फर्स्ट परिवर्तन कौन सा था कि प्रथम विज्ञान के ज्ञान के साथ साथ बच्चों को विज्ञान के बारे में ज्ञान तो दो, उसके साथ साथ मेरे भाई उसको एक तरीके से अप्रिसिएशन करो, उसको वैज्ञानिक अभिवृत्तियों के विकास पर बल दिया जाने लगा, उसके विज्ञान के बारे में कैसे एक दृष्टिकोण डेवलप करो उसके बारे में भी बल दिया जाने लगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे समझो। देखो विज्ञान के क्रियात्मक पक्ष को महत्व दिया जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपका जो मेरे भाई साइंस है उसके जो क्रियात्मक पक्ष है, जो आपका एक्शन डोमेन है, उस पर भी आपको जोर देने लगा। जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो उसको आप प्रैक्टिकली रूप में उसको गेन करो, इस पर भी जोर दिया जाने लगा, जिससे विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग जीवन के आवश्यकता अनुसार किया जा सके, छात्र विज्ञान के कौशल अर्जित कर सकें। अपने जीवन में जो साइंस है मेरे भाई उसको कैसे आप एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सको, कैसे अडॉप्ट कर सको, इन सब चीज़ों को मेरे भाई इसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अडॉप्ट किया गया। अभी देखो इसको मैं ऐसे समझाऊं, देखो मुख्य स्वरूप से देखो विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य तो कई पॉइंटों में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं इतना बताया हूं कि जैसे हम लोग एक समय काल के अनुसार जो इसके उद्देश्य क्या थे, तो द्वितीय महायुद्ध के पहले जो था विज्ञान के उद्देश्य क्या थे, तो सिर्फ हम इस पर इतना जोर देते थे विज्ञान के उद्देश्य पर कि बालकों के बारे में, साइंस के बारे में नॉलेज दे दें, कि साइंस के बारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लें। लेकिन जैसे द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ उसके बाद हम साइंस का स्वरूप ही बदल चुका पढ़ाने के लिए, तो इसमें तो ज्ञान के साथ साथ उसके क्रियात्मक पक्ष को भी हम लोग स्थान देने लगे। उसके मेरे भाई एक्शन डोमेन को, एक्शन पक्ष को, क्रियात्मक पक्ष को भी हम समझाने लगे कि बालक को क्या क्या पढ़ाना चाहिए, जो भी चीज़ पढ़ा रहे हो उसको हम उसके जीवन में कैसे उसका उपयोग कर सकें, ये भी चीज़ हम लोग पढ़ाते रहे। अब इंपॉर्टेंट आने जा रहा है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ो, पॉइंट वाइज में इसे हम लोग समझेंगे। देखो विभिन्न स्तरों पर भौतिक शिक्षण के सामान्य लक्ष्य या उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट हम लोग समझेंगे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर भौतिक शिक्षण के उद्देश्य। तो प्राथमिक और मेरे भाई सबसे पहले हम लोग प्राथमिक स्तर पर समझते हैं, उसके पहले जो नोट पॉइंट करके लिखा हूँ सारा का निष्कर्ष है, इसे समझ लो। देखो समय समय पर विभिन्न आयोगों द्वारा सुझाए गए आधार पर भौतिकी को प्रारंभिक जो मेरे भाई कक्षा 1 से 5 तक के स्तर पर पर्यावरणीय ज्ञान में तथा उच्च प्राथमिक स्तर जो 6 से 8 तक स्तर है उसमें सामान्य विज्ञान का एक भाग सम्मिलित किया गया। जो आपका प्राथमिक स्तर है मेरे भाई, जो प्राइमरी स्टेज है उसमें 1 से 5 तक सिर्फ और सिर्फ आपका पर्यावरणीय ज्ञान, एक तरीके से नॉर्मल सी साइंस, उसके बारे में ज्ञान के बारे में बच्चों को आप पढ़ाओ। लेकिन जो उच्च प्राथमिक पे आ जाता है, जो 6 to 8 आता है, उसमें हम लोग मेरे भाई की सामान्य विज्ञान को, एक कहते हैं ना जनरल साइंस को हम लोग बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, थोड़ा थोड़ा और चीज़ों को हम लोग क्रिटिकल बनाते हैं, जटिल बनाते हैं, बालक को साइंस के बारे में सिखाते हैं। ये प्राथमिक और मेरे भाई उच्च प्राथमिक पर यह उद्देश्य होना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे समझो, प्राथमिक स्तर पर कुछ पॉइंटों में हम लोग समझेंगे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ से क्लास इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो जो बच्चे अब तक जुड़े हैं तो भैया अब क्लास को अच्छे से देखो और समझो। देखो अभी क्लास पे ध्यान दीजिए, अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, विभिन्न स्तरों पर भौतिक शिक्षण जो है, भौतिक विज्ञान शिक्षण है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं क्लास में पढ़ाते समय। तो देखो
हम लोगों ने इतना जाना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय विज्ञान पर हम जो जोर देते हैं, जो आप लोग का उच्च प्राथमिक स्तर है उस पर सामान्य विज्ञान पर जोर देते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डीप में समझो। जो मुलादियर कमीशन 1953 में था, उसके बाद जो ऑल इंडिया सेमिनार ऑफ टीचिंग साइंस इन सेकेंडरी स्कूल 1956 तथा भारतीय शिक्षा आयोग मेरे भाई 1964-66 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो आपका प्राथमिक प्राइमरी स्टेज है भौतिक विज्ञान शिक्षण हेतु क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, उन्होंने क्या क्या उद्देश्य सुझाए थे उसके बारे में डिस्कस करो। सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं? छात्रों को अपने पर्यावरण से परिचित कराना। अब देखो यहाँ पे हम कोई सिद्धांत, कोई न्यूमेरिकल, कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। एक क्लास में साइंस के बारे में प्राथमिक स्तर पर बालक को क्या क्या पढ़ाते हो, तो सबसे पहले बालक को उनकी जो भी पर्यावरण है, उनकी जो एनवायरनमेंट है, उनकी जो अर्थ है, उनके जो ब्रह्मांड है, उनकी जो मेरे भाई पानी के स्रोत है, उनके जो नदियों के स्रोत है, उन सब चीज़ों को बालक को परिचित कराओ। उनके वायु के बारे में बताओ, ठीक है, तो उनको माउंटेन के बारे में बताओ, तो यानी पर्यावरण से परिचित कराओ फर्स्ट स्टेज में। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है? छात्रों में प्राकृतिक घटनाओं को सूक्ष्म परीक्षण, खोज, वर्गीकरण आदि योग्यता का विकास करना। छोटी छोटी जो भी प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं उनके बारे में प्राथमिक स्तर पर बताओ, ताकि बच्चे उसके प्रति एक तरीके से भावात्मक रूप से जुड़ जाएं। ठीक है, चलो ब्लूम के टैक्सोनॉमी के रूप में भावात्मक पक्ष से जुड़ जाओ। उसके बाद छात्रों में व्यवस्थित तथा तर्क संगत रूप में सोचने की आदत का विकास कर सको। अब बालकों को ये बता दो कि देखो बच्चे, पृथ्वी जो है वो एक तरीके से गोल है, वो एक तरीके से वो रोटेट करती, घूर्णन करती है, एक तरीके से परिक्रमा भी करती है। तो बालक सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, वो तरह तरह के प्रश्न करेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर यह भी होना चाहिए। उसके बाद देखो, उन्हें रोमन लिपियों के वर्गों के संख्यात्मक संख्याओं का मेरे भाई ज्ञान कराना चाहिए। वो जितनी भी रोमन गिनतियां हैं उनको एक तरीके से बालक को बताओ, उनके बारे में उनको अध्ययन कराओ, नई नई चीज़ों को सिखाओ। तो ये भी मेरे भाई प्राथमिक स्तर पर ये चीज़ें होनी चाहिए। कहोगे सर जी हम पढ़ रहे हैं विज्ञान, तो यहाँ पे रोमन लिपि क्यों आ गई? तो मेरे भाई आप एक छोटा सा बालक है, प्राथमिक स्तर पर बालक है, आप उसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण तो पढ़ा नहीं सकते ना, उसके सापेक्षता का सिद्धांत, आइंस्टीन के सिद्धांत को तो पढ़ा नहीं सकते। तो इस तरीके से तब पढ़ाओगे क्या? तो इन सब चीज़ों को पढ़ाओ मेरे भाई, ताकि वो एक तरीके से आप साइंस से जुड़ाव महसूस कर सकें, नई नई चीज़ों को बना सकें। ठीक है, चलो उसके बाद छात्रों में प्राकृतिक, भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करना, ये भी मेरे भाई प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य होने चाहिए भौतिक विज्ञान के। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक चिन्हों को पहचानने की योग्यता विकसित करना चाहिए। जो भी आपका मेरे भाई कि डेल्टा वगैरह है, सिग्मा वगैरह है, जो भी तरह तरह के मेरे भाई जो आपका मेरे भाई ये सब वैज्ञानिक चिन्ह हैं, उनसे परिचित कराओ स्टूडेंट को, उन सब चीज़ों को बारे में बताओ प्राथमिक स्तर पर। अगर देखो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इन सब पॉइंटों को और इतना डीप में जाके पढ़ाने के पीछे कि इसलिए मेरे भाई, ताकि ये सब पॉइंटें अपनी एग्जाम में लिख के आइएगा। अब की बार मेरे भाई कोई भी स्टूडेंट, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 70% के नीचे मत लेके आना यार। इतना कंपटीशन बढ़ गया कि आपका 1% आपको हजारों लाखों बच्चों के पीछे ढकेल देगा। तो भैया कोई भी स्टूडेंट 70% के नीचे मत लेके आना। जो क्लास, जो नोट्स दिया हूँ उनको लेके पढ़ लेना यार। अपनी 52,000 रुपये फीस एकदम ताड़े ताड़ कर दो। अगर क्लास में नहीं पढ़ाई चलती तो द परफेक्ट स्टडी पे मैं पढ़ा रहा हूँ सच्चे दिल के साथ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भैया अगर द परफेक्ट स्टडी पे 30, 40 या 50 बच्चे ही जुड़ के पढ़ रहे हैं तो यार अपने आप में 30-40 बच्चों को पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है कि एक अध्यापक के लिए। ठीक है, तो मैं उनके बिलीव पे भैया खड़ा उतरूंगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो सब अपना मेरे भाई ये लेके चलो कि 70% के ऊपर लेके आओ। एक तरीके से मैं भी खुश हो जाऊंगा, एक तरीके से वो मेरे लिए मोटिवेशन होगा कि जो बच्चे अपना फीडबैक शेयर करते हैं, क्योंकि मैं अपना जो कुछ भी देता हूँ भैया आपके लिए ही देता हूँ 100%। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो अगले पॉइंट को समझो। अगला पॉइंट क्या है? छात्रों में सांख्यिक तालिकाओं, मानचित्रों, चार्टों आदि को पढ़ने और समझने के कौशल विकसित करने चाहिए। अब छात्रों को आप प्राथमिक स्तर पर जितने भी मानचित्र हैं उनको कैसे कैसे आप बच्चों को पढ़ाओ। चार्ट है, उनको कैसे, चार्ट को बालक कैसे देख के खुद से पढ़ सके। जो भारत का ग्लोब है, जो विश्व का ग्लोब है, उसके बारे में उनको मेरे भाई समझाओ, उनके कौशल को विकसित करो। उसके बाद अगला पॉइंट है छात्रों की रचनात्मक शक्तियों का विकास करना। जो भी छात्र के अंदर मेरे भाई कंस्ट्रक्टिव जो भी थिंकिंग है उनकी विकास करो, उनके पावर को विकास करो। छात्रों में स्वच्छ तथा क्रमिक रूप से कार्य करने की आदत, ये तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी छात्र कार्य कर रहे हैं उनको स्वच्छ कार्य करें। हमारी कॉपी पे लिखता था ना कि मेरे भाई गुड, बेटर, बेस्ट कॉपियाँ में जब हम लिख के लेते थे, क्लास को चेक कराते थे, तो हमें सर ये देते थे कि आपने गुड लिखा, आपने बेटर लिखा, आपने बेस्ट लिखा। तो छात्रों को ये सब आदत का भी विकास करो। छात्रों में स्वस्थ सुंदर जीवन जीने की आदत का विकास करना,
ये तो एक तरीके से मोरल मेरे भाई डेवलपमेंट कर रहे हो, ये भी इनका विकास होना चाहिए। अब जितने भी 10 पॉइंट बनाया हूँ भैया, इनको अपने एग्जाम में लिख के आइएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो एक बार मैं आपको समय देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 3 सेकंड का समय दे रहा हूँ। चलो उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक बार यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आप लोग हम आगे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हम लोग समझेंगे कि भौतिक विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। यहाँ से क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है भैया, आ जाओ शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भौतिक जो आपका शिक्षण है, भौतिक विज्ञान शिक्षण है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं। छात्रों को, यहाँ पे मेरे भाई थोड़ा सा स्पेस होगा, छात्रों को वैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान कराना। जो भी अब देखो प्राथमिक स्तर पर सिर्फ और सिर्फ हम वैज्ञानिक चिन्हों का ज्ञान कराते थे। यहाँ पे जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, यहाँ पे बताओ बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, यहाँ पे बताओ सापेक्षता का सिद्धांत क्या होता है। जो भी तथ्य हैं, जो भी मेरे भाई यहाँ पे थ्योरीज हैं, थोड़ा थोड़ा उनसे उनको मेरे भाई एक तरीके से रिलेट कराना प्रारंभ कर दो प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 to 8 वाले पे स्तर पर। आगे आने वाली कक्षाओं में भौतिक पाठ्यक्रम हेतु आधार तैयार करना। अब हम सबको पता है, अगर बालक 6 क्लास में है तो उनको जो भी चीज़ पढ़ा रहे हो ऐसी पढ़ाओ कि वो क्लास 7 में जाए तो अपनी पिछली क्लास से वो रिलेट कर सके। एक तरीके से हम बेस तैयार करें, आधार तैयार करें पढ़ाते समय। ये सब चीज़ों को हम लोग मेरे भाई कि एक तरीके से इन सब चीज़ों का इम्प्लीमेंट करें। अब देखो जब हम लोग एक चीज़ पढ़े थे कि मेरे भाई कैरिकुलम, अपने जो कि फर्स्ट पेपर आपका था नॉलेज एंड कैरिकुलम, उसमें ये पढ़े थे कि जो आपका पाठ्यक्रम है उसका मुख्य तरीके से मुख्य रचनाकार कौन होता है पाठ्यक्रम का। तो हम कहेंगे सर पाठ्यक्रम का मुख्य रचनाकार कौन होता है, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, पाठ्यक्रम का मुख्य रचनाकार कौन होता है। तो कहेंगे सर अध्यापक होता है। तो भैया ये जितनी पॉइंटें हम क्लास में पढ़ रहे हैं, ये जितनी पॉइंटें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये एक तरीके से इनको एक्टिव कौन करेगा, इनको मेरे भाई एक तरीके से क्रियात्मक रूप में लाएगा कौन, तो अध्यापक ही होता है। तो अभी जो आपका कैरिकुलम डिजाइन हो रहा है ना, उनमें अध्यापकों को भी रोल मिल रहा है। तो इस तरीके से जो भी आप पॉइंटें पढ़ रहे हो, इनका एक तरीके से क्रियात्मक रूप कौन, एक तरीके से क्रिया में कौन लाएगा, तो अध्यापक लाएगा। ये बताओ वैज्ञानिक रुचियों का विकसित करना आपके प्रिंसिपल साहब करेंगे, नहीं, आपके अध्यापक ही करेंगे। तो मेरे भाई जो आपके कैरिकुलम में अध्यापक का रोल भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी अपने दिमाग में बना के रखना, ठीक है। चलो तो वैज्ञानिक अभिरुचियों का मेरे भाई जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है उनका भी विकास करना, ये आपका मेरे भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर ये भी होना चाहिए। आ जाओ छात्रों के भौतिक के महान वैज्ञानिकों तथा उनके आविष्कारों के बारे में अध्ययन करने हेतु प्रेरित करना। जितने भी महान मनोवैज्ञानिक आपके न्यूटन हो गए, आपके आइंस्टीन हो गए, आपके फैराडे हो गए, आपके मैकाले साहब हो गए, इन सब महान जो वैज्ञानिक है उनके बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में उनको बच्चों को बताओ, उनके आविष्कारों के बारे में बताओ, ताकि बच्चे भावात्मक रूप से जुड़ पाएं, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखो छात्रों में तार्किक रूप से सोचने की योग्यता का विकसित करना, एक क्रम में, एक वे में स्टूडेंट सोच सके, ये भी डेवलपमेंट करो, ये भी आपका मेरे भाई उद्देश्य होना चाहिए। दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की योग्यता का विकसित करना, एक स्टूडेंट के पास छोटे छोटे क्वेश्चन भी दो, छोटे छोटे तथ्य दो, और एक तरीके से उनका निष्कर्ष निकालने के लिए उनको ग्रुप डिस्कशन कराओ। तो एक तरीके से ये भी आपका उद्देश्य होना चाहिए मेरे भाई भौतिक शिक्षण में। उसके बाद अगले पॉइंट को समझो, देखो छात्रों को भौतिक के इतिहास से परिचय कराना चाहिए। जो भी फिजिकल साइंस का हिस्ट्री है, जो भी आपका बायोलॉजिकल साइंस का हिस्ट्री है, जब आप पैडागॉजी पढ़ोगे तो वो उन सब के मेरे भाई इतिहास के बारे में बच्चों को परिचय कराओ, उनका इतिहास, उनका विकास कैसे हो गया है, तो वो कैसे हम इन सब चीज़ों में क्या क्या डिस्कस करते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी इसमें डिस्कस किया जाता है। स्टूडेंट में इस तरीके से पढ़ाओ। उसके बाद छात्रों में वैज्ञानिक निरीक्षण, बौद्धिक जिज्ञासा तथा तार्किक चिंतन एवं मेरे भाई तकनीकी में रुचि का विकसित करना। स्टूडेंट के सामने तार्किक भी चिंतन करो, तकनीकी में जो भी नई नई मेरे भाई टेक्निक ला रहे हो उनमें स्टूडेंट मेरे भाई रुचि उत्पन्न कर सके, नई चीज़ों को सीख सके, निरीक्षण कर सके, उनको जिज्ञासा क्यूरियोसिटी हो सके। तो ऐसे कैरिकुलम को आप पढ़ाओ क्लास में, तो ये भी इसका मेरे भाई मुख्य उद्देश्य होता है। छात्रों को अपने दैनिक जीवन में भौतिक के नियमों, सिद्धांतों आदि का उपयोग करना चाहिए। जैसे अब आप पढ़ा दिए, मान लो आपके न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को पढ़ा दिए, लेकिन जब स्टूडेंट उनको मेरे भाई अपने दैनिक जीवन में, मान लो वो पेड़ के नीचे सोए हैं और कुछ चीज़ ऊपर से गिर रही है, तो अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग भी करें कि हम जो चीज़ें पढ़े हैं वो दैनिक जीवन में अगर प्रयोग करें तो हम कहेंगे भैया कि ये चीज़ें मेरे बिल्कुल फुलफिल हो रही हैं। तो अपने दैनिक जीवन में हम लोग ऐसे बच्चों को पढ़ाएं कि वो जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो दैनिक जीवन में नॉर्मल अपनी लाइफ में उनका भी वो प्रयोग कर सके। ये उच्च प्राथमिक स्तर पर ये उद्देश्य होने चाहिए। जितने भी पॉइंट है इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। अब उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट उम्मीद करते हैं आप लोग ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए
अब लोग हम माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य, अभी हम लोग प्राथमिक स्तर पर पढ़े थे, यानी प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं इनको हम लोग कवर किए हैं। ठीक है, चलो प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पर अब हम लोग माध्यमिक स्तर पर कवर करेंगे कि माध्यमिक स्तर पर मेरे भाई क्या क्या इसके उद्देश्य होते हैं। आओ इसको समझो। देखो माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर भौतिक शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले हम लोग माध्यमिक स्तर पर समझते हैं। बेरी आपका मेरे भाई यहाँ पे आपकी क्लास इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो पूरी क्लास को बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा। आइए माध्यमिक स्तर पर फर्स्ट पॉइंट को छात्रों में पर्यावरण प्रकृति के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जो भी आपके स्टूडेंट है मेरे भाई, उनको नेचर के प्रति, उनके एनवायरनमेंट के प्रति आप एक तरीके से रुचि उत्पन्न करो। ये भी भौतिक शिक्षण के फर्स्ट उद्देश्य है, अपने एग्जाम में लिख के आइएगा। उसके बाद देखो भौतिक में परीक्षण खोजने तथा स्वयं करने की आदत का विकास करो। ये भी आपका देखो, अभी तक माध्यमिक स्तर पर सिर्फ हम ज्ञान देते थे, अभी हम क्रियात्मक पक्ष पे भी जोर देंगे। स्टूडेंट को जो भी सिखा रहे हैं वो कुछ चीज़ें करके सीखें, इस पर भी हम लोग जोर देंगे। छात्रों में कलात्मक तथा आविष्कार करने के प्रवृत्ति का विकास करना। अब स्टूडेंट को नए नए प्रयोग करो, नए नए इनोवेशन करने के लिए, नवाचार करने के लिए, चीज़ों को परिवर्तन करने के लिए उनको एक तरीके से प्रेरित करो, मोटिवेट करो। तो ये भी इसका एक मेरे भाई मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वैज्ञानिक तथ्यों के उपयोग की क्षमता का विकास करना। जो भी वैज्ञानिक तथ्य हैं, जो भी वैज्ञानिक थ्योरीज हैं, उनका रियल लाइफ में कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, इनका भी एक तरीके से उनके लिए इसको ज्ञान देना चाहिए मेरे भाई माध्यमिक स्तर पर। छात्रों में तथ्यों को समझने, बुद्धि का विकास करना। जो भी तथ्य हैं उनको समझने में उनकी जो बुद्धि है, जो उनका इंटेलिजेंस है, उनको डेवलपमेंट करना चाहिए। छात्रों को वैज्ञानिक तरीकों द्वारा हल करने का विकास करना चाहिए। जो भी आपकी समस्याएं हैं मेरे भाई, जो भी स्टूडेंट की जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको वैज्ञानिक तरीकों से सॉल्व करने के लिए उनको प्रेरित करो। इस तरीके से आप कैरिकुलम बच्चों को पढ़ाओ। भौतिक के सामाजिक उपयोग को समझना। अब देखो भौतिकी के सामाजिक उपयोग को समझना। अब हम सबको पता है कि भौतिक विज्ञान हमारी रियल लाइफ को, हमारी सोशल लाइफ को बिल्कुल आसान बना दिया है, तो उसके उपयोग को भी हमें समझना चाहिए कि उसके दुरुपयोग हम कैसे ना करें, कैसे उसको हम पॉजिटिव वे में लें। इन सब चीज़ों को भी इसमें अडॉप्ट करना चाहिए। उसके बाद 8वां पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। देखो भौतिक से संबंधित शौक तथा खाली समय में इससे संबंधित क्रियाओं को करने के लिए विकास करना। देखो ध्यान समझना, जब भी आप मेरे भाई खाली समय हो या फिर जब भी आप अपने शौक बस इन सब चीज़ों को प्रयोग में लाओ, ठीक है, और उनको क्रियात्मक रूप प्रदान करो, नई नई चीज़ों का आविष्कार कर सको। ये आपका माध्यमिक स्तर पर ये भी आपके उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है, दिल बहलावे हेतु वैज्ञानिक क्रियाकलापों में रुचि का विकास करना। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बोरिंग फील कर रहे हो, तो साइंस की स्टूडेंट हो तो मेरे भाई नई नई चीज़ों का आप प्रयोग करो, नई नई चीज़ों पे क्रिया करो, तो इस तरीके से उस चीज़ से आप जुड़े भी रहोगे और अपनी रियल लाइफ में अपने समय का सदुपयोग भी कर लोगे। आ जाओ, हमारे जीवन शैली पर विज्ञान के प्रभाव की जानकारी को विकसित करना, कि हम अपने रियल लाइफ में साइंस का कैसे कैसे उपयोग करते हैं, ये भी माध्यमिक स्तर पर इसको भी बताना चाहिए। उसके बाद 11वां पॉइंट है वैज्ञानिक एवं उनकी खोजों की कहानियां सुनाकर बालकों को भौतिक की तरफ प्रेरित करना। जो भी खोजें हुई हैं, जो भी वैज्ञानिक है, उनके रियल लाइफ में, उनकी रियल लाइफ को बच्चों के सामने प्रस्तुत करो, कहानियों के माध्यम से, उनको ऑडियो बुक के माध्यम से। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से जब बालकों को उसके बारे में बताओगे तो उसके प्रति वो भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे और भौतिक विज्ञान के प्रति मेरे भाई वो रुचि लेने लगेंगे। छात्रों में ज्ञान प्राप्ति, तर्कपूर्ण चिंतन, निष्कर्ष निकालना तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी करना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस 12 पॉइंट को अपने एग्जाम में लिख के आइएगा। एक बार इनका भी माध्यमिक स्तर पर स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो एक बार माध्यमिक स्तर पर स्क्रीनशॉट लो। चलिए, अब उम्मीद करते हैं फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब 3rd पॉइंट से 8 पॉइंट तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये अपने एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए अब 9 to 12 इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब उच्च माध्यमिक स्तर पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद आपकी क्लास जल्दी ऑफ हो जाएगी। थोड़ा सा सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, इसलिए क्लास लंबी हो रही है, मैनेज कर लो, क्योंकि हम लोग समय कम है, तो इसलिए एक ही क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करें। अब उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या होना चाहिए, भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, इसको कवर करो। देखो फर्स्ट उद्देश्य क्या होने चाहिए, छात्रों को भौतिक के ऐतिहासिक पक्ष से अवगत कराना चाहिए, ताकि वो वैज्ञानिकों तथा भौतिक की उन्नति के विकास को जान सकें। अभी हम फर्स्ट शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी भौतिक विज्ञान के ऐतिहासिक पक्ष है, उनको बच्चों को पढ़ाते समय उनको पढ़ाओ, उनके बारे में उनको जागरूक करो, इनके इतिहास के बारे में। तो ये उच्च माध्यमिक स्तर पर भी ये मेरे भाई करना चाहिए। उसके बाद 2nd पॉइंट है
छात्रों को वैज्ञानिक प्रणाली से परिचित कराना और उनमें वैज्ञानिक व्यवहार को अपनाने के की क्षमता विकसित करना। जो भी मेरे भाई वैज्ञानिक प्रणाली है उनसे स्टूडेंट को परिचय कराओ, जो भी अप्रोच है, जो भी इसके एक तरीके से उपागम है कि फिजिकल साइंस के उपागम है, उनको पढ़ाते समय उन सब चीज़ों को एक तरीके से बालक को ऐसे पढ़ाओ कि वो उनसे जुड़ जाएं, ठीक है, वो व्यवहारात्मक रूप में उनको प्रयोग कर सके। फिजिकल साइंस को ये इस तरीके से बच्चों को पढ़ाइए। उसके बाद छात्रों के मानसिक अनुशासन का विकास करना। अगर वो कोई भी चीज़ को सीख रहे हैं तो मानसिक अनुशासन से हम कह सकते हैं तार्किक चीज़ में सीखें। अब कोई भी चीज़ को जोड़ रहे हैं तो वो तार्किक वे में जोड़ें, ऐसा नहीं कि मेरे भाई नियम का मेरे भाई उल्लंघन करें। इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं। स्वयं अध्ययन की आदत तथा कौशल का विकास करना, ये तो सभी पॉइंटों में आप लोग इसको लिख सकते हो। बस ये आप प्राथमिक स्तर पर ये नहीं होना चाहिए कि स्वयं अध्ययन। आप प्राथमिक स्तर पर बालक स्वयं अध्ययन कम करते हैं, चीज़ों को देख के सुन के जो अध्यापक पढ़ाता है उनसे ज़्यादा सीखते हैं। उसके बाद कलात्मक क्रियाकलापों में भाग लेने की आदत का विकास करना, ये तो सभी पॉइंट के लिए कॉमन है। उसके बाद छात्रों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना, ये तो मेरे भाई मोरलिटी रूप में है। कहोगे सर जी साइंस में ये क्यों पढ़ा रहे हो, कि प्रजातांत्रिक मूल्य क्यों पढ़ा रहे हो। आप ये बताओ, अगर एक स्टूडेंट फिजिकल साइंस की क्लास में पढ़ रहा है, अगर भौतिक विज्ञान पढ़ रहा है मेरे भाई, तो उसके अंतर्गत अगर आप मोरल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, सिर्फ नियम, थ्योरी, प्रिंसिपल्स, रूल पढ़ाए जा रहे हो, अगर वो समाज में जीने का तरीका नहीं सीखेगा तो बताओ कुछ वो एक सभ्य पुरुष कहलाएगा? नहीं। एक कहते हैं ना, एक आप मान लो प्रचंड आप पढ़ने में बहुत तेज हो लेकिन दूसरों को गाली गलौज कर रहे हो, दूसरों के सामने आप शब्द बोल रहे हो, तो आपके पढ़ने का कोई अर्थ है नहीं। तो आप क्लास में पढ़ाते समय प्रजातांत्रिक मूल्यों, दूसरों को सम्मान देना, दूसरे की भावनाओं को, दूसरे की बातों को स्वीकार करना, गलत का विरोध करना, जो भी ये प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, अपने देश की रक्षा करना, इन सब चीज़ों को पढ़ाओ। अगर अध्यापक नहीं पढ़ाएगा तो इन सब चीज़ों को कौन पढ़ाएगा? तो क्लास में इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अब आ जाओ अगले पॉइंट को, पर्यावरण को समझना, सामंजस्य स्थापित करने का विकास करना। जो भी आपका इन्वायरमेंट है उसके साथ आप एक तरीके से अपना सामंजस्य स्थापित कर लो कि मेरे भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर उनको आप समझो, उनके बारे में डीप नॉलेज करो। ये भी इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे अवसर प्रदान करना चाहिए जिनसे वो वैज्ञानिक विधियों के प्रति प्रेरित हो जाएं। स्टूडेंट के सामने ऐसे अवसर प्रदान करो, ऐसे नए नए, देखो विज्ञान क्लब था, क्षेत्र भ्रमण था, वो सब क्यों था? ताकि आप ऐसे अवसर प्रदान करो कि बालक भौतिक विज्ञान के प्रति जुड़ जाए, ठीक है। तो उन सब चीज़ों का विज्ञान मेले, विज्ञान जो भी आप मेरे भाई क्षेत्र भ्रमण था, उन सब का यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, उपयोग कर सकते हो, अनुप्रयोग कर सकते हो। आ जाओ अगले 9 पॉइंट को समझो। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टि तथा अभिवृद्धि का विकास करना। जो भी आपके स्टूडेंट हैं उनको एक तरीके से हम कहते हैं कि साइंस दृष्टिकोण, वो भी जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इस कोई भी चीज़ ऐसे सिखाओ कि वो नई नई चीज़ों को खुद से देख सके, खुद से नई नई चीज़ों को क्रिएट कर सके। ये आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। छात्रों में तथ्यों को सामान्यीकरण करने का मेरे भाई विकास करना। सामान्यीकरण, आपका जो भी तथ्य हैं उनको एक तरीके से सिंपल वे में तोड़ना, एक्सप्लेन करना, स्टूडेंट के सामने ये एक तरीके के आप व्यक्त करो, इस तरीके से उनको सिखाओ। ये मेरे भाई इसका उद्देश्य होना चाहिए। अब जितना कुछ भी हम पढ़े हैं उसका निष्कर्ष पॉइंट समझेंगे, उसके बाद क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, फर्स्ट पॉइंट क्या है? भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। कंक्लूजन जितना भी पढ़ें उसका निष्कर्ष ये है कि भौतिक विज्ञान शिक्षण का के उद्देश्य क्या होने चाहिए, चाहे माध्यमिक स्तर हो, चाहे आपका मेरे भाई उच्च माध्यमिक स्तर हो, चाहे प्राथमिक स्तर हो, सबका एक तरीके से हम लोग निष्कर्ष समझेंगे एनसीईआरटी के और विभिन्न आयोगों के माध्यम से। इसको अभी मैं समझाऊंगा, उसके पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवीजन कराना चाहूँगा। एक बार रिवीजन कहने का मतलब है आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग आखिर पढ़ क्या रहे हैं और ये मेरे भाई अपने एग्जाम में हम लोग कैसे इसका, जब एग्जाम में आएगा तो हम इसे कैसे लिखेंगे। ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। चलो देखो, अभी हम आपकी क्लास में इतना सब कुछ पढ़े हैं, ध्यान सुनना। सबसे पहले हम लोग भौतिक विज्ञान शिक्षण के मेरे भाई इसकी प्रकृति को समझे हैं, इसके मुख्यतः इसके उद्देश्य को समझे, विज्ञान क्लब को समझे, क्षेत्र भ्रमण को समझे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक मैं स्किप किया हूँ आज की क्लास में, वो है शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियाँ क्यों स्किप किया हूँ? जो बच्चे नए हैं वो क्या करना, इसी मेरे भाई इसकी मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा और प्लेलिस्ट में शिक्षण विधियाँ की 4 क्लास मिलेंगी। उन 4 क्लास को कवर कर लेना, शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण को कवर कर लेना, उसके बाद दृश्य सभ्य सामग्रियों को कवर कर लेना। तो ये कहने का मतलब है भौतिक विज्ञान की कम से कम 8 से 9 क्लास होंगी और प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगी। वो सभी पेपर के लिए कॉमन रहती है, इसमें उसको भी पढ़ के आप एग्जाम में जाओगे, पूरा नंबर मिलेगा। देखो अब भले आप लोग एक यूट्यूब चैनल पर हो, भले आप ऑनलाइन क्लास में हो, भले ये कोई ऐप, कोई पैड कोर्स तो है नहीं, तो मैं लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ अपने तरीके से।
अपने तरीके का मतलब है जो स्टूडेंट मुझसे पहले से जुड़े ना उनको पता है कि जो हिमांशु सर है भैया ये सिलेबस अपने अकॉर्डिंग कवर कराते हैं। अब मैं भौतिक शिक्षण में टीचिंग मेथड अलग से कवर करा दिया, आपका 20% सिलेबस वहां से कवर हो गया। ध्यान सुनना, देखो भौतिक शिक्षण में 20% सिलेबस जो है वो टीचिंग मेथड है तो वहां से कवर हो गया। दृश्य सब सामग्रियां 10% है तो 30% ये कवर हो गया। उसके साथ उद्देश्यों का निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण ये 10% है तो 40% तो यही कवर हो गया। और आज की क्लास से हम लोग 40% पोर्शन आज कवर कर लिए तो 40 तो ये 40 से 80% पोर्शन हम भौतिक शिक्षण का कवर कर लिए। कहोगे सर जी 20% कब कवर कराओगे, तो 20% जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो भैया वो हो जाएगा 20% यानी 100% सिलेबस को हम लोग कवर कर लेंगे। ये मेरा उद्देश्य होता है पढ़ाने का। अब उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि भौतिक शिक्षण में मेरे भाई कैसे हम एक क्लास में सारी चीज़ों को कवर कर लिए। आइए अब हम लोग आगे चलते, दल शिक्षण वगैरह को हम पढ़ ही चुके हैं, टीम टीचिंग को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होता है इसके उद्देश्य उसको भी हम लोग पढ़ ही लिए हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेना वरना नोट्स में तो सारी चीज़ें आपको मेंशन है, जो बच्चे खुद से नोट्स मेंटेन कर रहे हैं उन सब चीज़ों को आप लोग कवर करना है। इसमें मैं 9-10 पॉइंट को आपको बताऊंगा, बाकी उसके बाद मेरे भाई आप खुद से पढ़ने के लिए आपको मौका दूंगा। देखो एनसीईआरटी तथा विभिन्न आयोगों के विभिन्न सिफारिशों के आधार पर भौतिक शिक्षण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं ये समझो। देखो फर्स्ट उद्देश्य क्या है, कोई भी स्तर हो, चाहे प्राथमिक स्तर, चाहे माध्यमिक स्तर, चाहे उच्च प्राथमिक, चाहे उच्च माध्यमिक स्तर, सबके लिए क्या उद्देश्य हो चुके, छात्रों के वर्तमान पर्यावरण की खोज करना, छात्रों के वर्तमान पर्यावरण की खोज करना। स्टूडेंट को ऐसा मेरे भाई आप टीचिंग कराओ, स्टूडेंट को ऐसा आप शिक्षण दो, ऐसा अधिगम उत्पन्न कराओ स्टूडेंट के अंदर कि वो मेरे भाई अपनी इन्वायरमेंट के प्रति स्वयं कोई चीज़ को खोज कर सके, कोई चीज़ नई मेरे भाई तैयार कर सके। पर्यावरण के विभिन्न संगठनों से संबंधित प्रश्न को बताना, जो भी आपका पर्यावरण, चाहे आपका मेरे भाई की ब्रह्मांड हो गया, चाहे आपका पृथ्वी हो गया, चाहे आपका बुध हो गया, मंगल हो गया, कहने का मतलब है जो भी आपके ब्रह्मांड में वस्तुएं हैं उन सब के बारे में स्टूडेंट के सामने इन्वायरमेंट जो आपका पर्यावरण है, चाहे जो भी आपका मेरे भाई पृथ्वी हो गई, वायुमंडल हो गया, चाहे आपका जल मंडल हो गया, ठीक है, चाहे आपका जितने भी हैं ये सबके बारे में बालक को सिखाओ, उनके बारे में बताओ। ये भी आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पर्यावरण के विभिन्न संगठनों से संबंधित प्रश्न मेरे भाई करना चाहिए। रिकॉर्डों तथा रिपोर्टों का मौखिक लिखित ग्राफिक परीक्षण करना चाहिए। जो भी रिकॉर्ड है, जो भी रिपोर्ट है उनको मौखिक रूप से, लिखित रूप से, ग्राफिक रूप से, चार्ट के रूप से बालक के सामने प्रस्तुत करो। उसके बाद अगला पॉइंट देखो, प्रेक्षण तथा दूसरे संसाधनों द्वारा संकलित सूचनाओं को छात्रों हेतु उपयोगी बनाना तथा छात्रों को देना। जो भी मेरे भाई प्रेक्षण है, जो भी आप अनुप्रयोग किए, जो भी प्रयोग किए हो, जो भी संसाधनों द्वारा कोई तथ्य संकलित किए हो वो स्टूडेंट के सामने आप प्रस्तुत करो ताकि स्टूडेंट आपके छात्र कुछ न कुछ सीख सकें। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट भी समझ लो, वस्तुओं, घटनाओं तथा प्रयोगों का वर्गीकरण करना ताकि जितने भी आपके मेरे भाई की वस्तुएं हैं, जितनी घटनाएं हैं, जो भी आप प्रयोग कर रहे हो, जो भी तथ्यों का संकलन किए हो, सबका एक तरीके से आप क्लासिफिकेशन करो, वर्गीकरण करो ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। ये भी मुख्य उद्देश्य होता है। आप कोई भी पेडागोजी पढ़ोगे ये सब उद्देश्य वहाँ पे लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक उद्देश्य आप पढ़ रहे हो, सभी के लिए कॉमन पॉइंट में यूज कर रहा हूँ। देखो चाहे आप बायोलॉजिकल पेडागोजी पढ़ोगे तब भी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद देखो, आंकड़ों को पहचान करना, विश्लेषित करना ताकि मेरे भाई कारण तथा प्रभाव के संबंध की खोज की जा सके। ये भी आपका उद्देश्य होना चाहिए क्लासरूम में पढ़ाते समय। ठोस तथा विश्वसनीय स्थिति के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषित करना तथा परिमाण ज्ञात करना, ये भी मेरे भाई मुख्य उद्देश्य होना चाहिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर। अब साधारण प्रयोग को बनाना तथा उनसे संबंधित समस्याओं को हल करना। जो भी आपके मेरे साधारण से ज़्यादा प्रयोग है उनको आप प्रयोग को करो, स्टूडेंट के सामने उनको बताओ, ये सब आपके उद्देश्य होने चाहिए। आंकड़ों तथा तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना, कोई भी निर्णय ऐसे न लो कि जो बिना आधार पर रहे, बिना तथ्यों के आधार पर रहे। तो आंकड़े जो भी हो मेरे भाई वो तथ्यों के आधार पर ही होने चाहिए। जो भी आप निर्णय ले रहे हो वो तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर होने चाहिए। इस प्रकार से जितने पॉइंट है एक बार आप सभी को एक बार पढ़िएगा, ठीक है। 22 से 23 जितने भी पॉइंट है आप ऐसे अवसर प्रदान करना, देखो ऐसे अवसर प्रदान करना जिनसे वैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रति मेरे भाई स्टूडेंट प्रेरित हो। ये सभी मेरे भाई ये विभिन्न स्तर पर ये के लिए उपयोगी हैं। जितने भी पॉइंट है इनको 25 से 30 पॉइंट अपने एग्जाम में आप अगर लिख दोगे, या फिर सभी जितने भी माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर पर अगर आपको उद्देश्य पूछते हैं भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, तो इन सब पॉइंटों को आप लोग लिख के जरूर अपने एग्जाम में आइएगा, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। उम्मीद करते हैं इतने पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। जो कंप्लीट नोट्स है उस पाने के लिए आप लोग इस नंबर पे मेरे भाई संपर्क जरूर करिएगा। 99 रुपये में चारों पेपर के नोट्स, यानी जो आपके कॉमन पेपर है नॉलेज एंड कैरिकुलम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उसके तो मिलेंगे। उसके बाद पेडागोजी के नोट्स भी बिल्कुल सेलेक्टेड मिलेंगे और आपकी टीचिंग मेथड वगैरह के नोट्स भी अवेलेबल हैं। इन सब चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। जल्दी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा ताकि आपका मेरे भाई सारी पॉइंट क्लियर हो जाए। अपना 100% दे के समझाने का प्रयास किया हूँ। जो स्टूडेंट अब तक जुड़े हैं उनका दिल से मेरे भाई मैं
सम्मान करता हूँ, ताकि आप अपने भविष्य के प्रति मेरे भाई जागरूक हैं। ठीक है, चलिए बस मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा भगवान से कि भैया आप लोग अपने जीवन में सफल हों। ठीक है, जहाँ भी रहो मोटिवेट हो के रहो और अपने जीवन का एक तरीके से अच्छा मेरे भाई की कहना है एक अच्छा व्यक्तित्व का विकास कर सको, ताकि जहाँ भी जाओ आपको लोग सम्मान की दृष्टि से देखें, एक तरीके से सम्मान दें और सम्मान आप सबको भी दो। ठीक है, ऐसा आप अपना व्यक्तित्व बनाओ। चलिए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा नोट्स पाने के लिए। 99 रुपये नॉर्मल सी फीस रखा हूँ, ताकि सभी मेरे भाई स्टूडेंट ले सकें। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है। जिस भी लैंग्वेज में आप नोट्स लेना चाहते हो 99 रुपये पे करके इस नंबर पे आप लोग ले सकते हो। एक बार व्हाट्सएप पे इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर करिएगा नोट्स लेने के। ठीक है, चलिए अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ। तरह तरह के नोट्स पीडीएफ मैं यहाँ पे भी शेयर करता रहता हूँ। और मेरे भाई चैनल पर यदि आप नए हो तो द परफेक्ट स्टडी को आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और या ये जो मेरे भाई लाइक वाली बटन है इसको भी क्लिक जरूर कर लो, क्योंकि मैं अपना 100% देके समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए अभी तक अगर आप मुझसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग इंस्टा आईडी से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए। आज हम लोग फिजिकल साइंस टीचिंग को कवर किए हैं, और एक बार मेरे भाई इस क्लास को और देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, चलिए जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए। आपका एग्जाम भी नज़दीक है तो नोट से मेरे भाई रेगुलर पढ़ाई करते रहो, और अपने अभी जो आप अभी यहाँ पढ़ रहे हो कि आपको 4th सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो पूरी क्लास को अच्छे से देखेगा। सीटेट वगैरह के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए, और हाँ मुस्कुराते जरूर रहिए, और अपना ख्याल तो बिल्कुल भी जरूर रखिए। ठीक है, चलिए।